देन एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जहां से जेई भर भर के सवाल पूछता है, दैट इज रिमाइंडर कितना आएगा। आगे से इस टॉपिक के अंदर, सिक्स्थ सब टॉपिक के अंदर जो हम बात करेंगे, उसके अंदर द पावर कैन बी नेगेटिव एज वेल। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई का होल पावर -2, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है एज आई टोल्ड यू टुडेज सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमने जहां पिछले लेक्चर को छोड़ा था वहीं से आज की बात आगे करते हैं। जिस किसी को मान लीजिए कि है ना ये फॉर्मूला याद नहीं था या ये लॉजिक याद नहीं था, तो वो मिडिल टर्म कैसे निकाले। तो मैंने कहा था देखो 3 मिडिल टर्म अगर होंगे, बिकॉज फर्स्ट टर्म में c के नीचे 0, दूसरे टर्म में c के नीचे 1, तीसरे टर्म में c के नीचे 2, तो ये कौन सा टर्म होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, राइट। तो समझ में आ जाएगा कि भैया हमारे पास टोटल n+1 टर्म्स होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे। मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म PW के ऊपर, जहां पर जेई वाला चैनल के ऊपर हम लोग कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो आज अपना बाइनोमियल थ्योरम का तीसरा लेक्चर है और आज के इस सेशन के अंदर अपन और कॉन्सेप्ट्स के अंदर चलेंगे। आज के जो कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहूंगा मैं, क्योंकि लेट मी शेयर दिस स्लाइड विथ यू ऑफ टुडेज गोल्स। सबसे पहले हम क्विक रिकैप करेंगे, पिछली क्लास का हमने क्या पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, जो भी NC0, NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन वी गोना लुक टुवर्ड्स मल्टीनोमियल थ्योरम। अभी तक हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे, तो आगे हम पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम, राइट। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर अगर 10 दे दी जाए तो हाउ वी विल फील, हम उसके बारे में कैसे डील करेंगे वो हम जानेंगे। फिर नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि एक्सटेंशन ही होगा, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है उसका। देन एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जहां से जेई भर भर के सवाल पूछता है, दैट इज रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे कि 2 की पावर 49 को लेट से अगर 3 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा। अब 2 की पावर 49 को, यानी कि कितना बड़ा नंबर है वो, 2 इंटू 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 2, 49 टाइम्स। इतनी बार मल्टीप्लाई करके तो अपन 3 से डिवाइड करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, isn't it? Yes, तो कुछ और होगा। एंड एट द एंड वी गोना लुक टुवर्ड्स बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। मतलब अभी तक हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो बात करी है वो नेचुरल नंबर पावर के लिए करी है ना। आगे से इस टॉपिक के अंदर, सिक्स्थ सब टॉपिक के अंदर जो हम बात करेंगे उसके अंदर द पावर कैन बी नेगेटिव एज वेल। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई का होल पावर -2, तो उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे तो वो भी हम सीखेंगे, राइट। और फ्रैक्शनल पावर भी अगर हो, जैसे कि लिए मान लीजिए कि पावर है 7/3, तो हाउ वी विल एक्सपैंड द बाइनोमियल थ्योरम, हाउ वी विल एक्सपैंड द एक्सप्रेशन या द थिंग, वो भी हम सीखेंगे, राइट। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है एज आई टोल्ड यू टुडेज सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमने जहां पिछले लेक्चर को छोड़ा था वहीं से आज की बात आगे करते हैं। फाइंड द मिडल टर्म and general term and the term independent of x in this following expansion, right? x square plus 1 by x square plus 2 की whole power n, right? yes, in case अगर किसी को ये नहीं दिख रहा तो मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने देखा क्या क्या बातें देखी यार। पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने देखा कि यार x प्लस वाई टू द होल पावर n का जो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, पहली बात। फिर हर एक टर्म के अंदर सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y कितना होता है बेटा, n के बराबर होता है। देन वी मूव टुवर्ड्स जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है इसका और कौन सा टर्म होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। जनरल टर्म इसका TR+1th, R+1th टर्म होता है, राइट। यस, और वो जनरल टर्म क्या होता है बोलो जरा, NCR, x की पावर n-r, y की पावर r, राइट। यहां पे r कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेकर के n जाता है, तभी तो हमारे पास n+1 टर्म्स बचते हैं। फिर उस जनरल टर्म के ऊपर अपन लोगों ने देखा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है वो, कि x की पावर 0 आए, x की पावर 0 आए, वो वैल्यू ऑफ r क्या होनी चाहिए। एंड वी गाइज नो कि r का जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है। क्या होता है भैया, होल नंबर होता है, राइट। हम लोगों ने ये बात देखी थी। फिर हम लोगों ने और भी देखा मिडिल टर्म क्या होता है भैया, मिडिल टर्म किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, तो आज उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर ये भी देखा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, या कोएफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर पावर ऑफ x कैसे निकाला जाता है। एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्नड इन द
प्रीवियस क्लास। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो, पहली बात तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्या? बाइनोमियल यानी टू टर्म्स, लेकिन यहां पर अगर आप गौर करते हो तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है सर। तो 3 टर्म्स अगर हैं तो ऑब्वियस सी बात है बाइनोमियल तो नहीं है। ओके, सो कैन यू मेक इट बाइनोमियल? क्या हम इसको बाइनोमियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? आई होप आप लोगों ने जब होमवर्क किया होगा तो इसके बारे में जरूर सोचा होगा, जिसने होमवर्क किया है ना। ऐसा लिखा जा सकता है द सेम प्रॉब्लम और नॉट? सोचो जरा बच्चे। जी सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो यही आएगा बेस में। हाँ जी, तो ये कितना आ गया? x प्लस 1/x की होल पावर 2n आ गया। तो अगर मेरे पास यहां पर ये मैं एक्सप्रेशन देखूं तो पावर इज 2n। अगर मैं यहां पर बोलूं आप लोगों से कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, तो आप कहोगे जो भी पावर लिखी हुई है उसमें +1 कर दीजिए सर। मैंने कहा हाँ यार। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास ऑड आएंगे कि इवन? देखिए 2 इंटू नेचुरल नंबर, 2 इंटू एनी नेचुरल नंबर विल बी एन इवन नंबर, इजंट इट? और इवन नंबर में +1 करेंगे तो टोटल नंबर्स आर गोइंग टू बी ऑड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर गोइंग टू बी ऑड। और अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मेरे पास मिडिल टर्म्स कितने आते हैं? पिछली क्लास के अंदर भी हैव गॉन थ्रू दैट। कितने होते हैं बेटा? सर ये होते हैं अकेला मिडिल टर्म, अकेला मिडिल टर्म। तो मैंने कहा यार अकेला मिडिल टर्म होगा तो उस मिडिल टर्म को लिखेंगे कैसे? मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए थे। एक तो जिसको याद करना है वो याद कर ले, ठीक है, और एक जिसको फील करना है वो फील कर ले, और तीसरा जिसको कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करना है वो कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कर ले। तो किसी के भी अकॉर्डिंगली आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। भैया सोच समझ के बता दीजिए मुझे जरा। वो बच्चे भी जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो भी थोड़ा सा सोच लें कि अगर आपने पिछली क्लास देखी थी तो आप इन 3 तरीकों में से कोई सी भी चीज मुझे बता दो यार, मैं मान जाऊंगा, है ना। यस, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ये हैं तो इसी में +1 करके बाय 2 अगर कर देंगे, एक तो वो तरीका था, इसी में +1 करके, ये 2n + 1 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसी में +1 करके होल डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो ये कौन सा टर्म आ गया सर? ये आ गया t ऑफ n + 1। ये टर्म जो होगा वो मेरा मिडल टर्म होगा। पहली बात तो ये। अच्छा, जिस किसी को मान लीजिए कि है ना ये फॉर्मूला याद नहीं था या ये लॉजिक याद नहीं था तो वो मिडिल टर्म कैसे निकाले? तो मैंने कहा था देखो 3 मिडिल टर्म अगर होंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो मिडिल टर्म दूसरा वाला होगा, वो आया कैसे होगा? 3 + 1/2 करके आया होगा, राइट। अगर आपके पास टोटल टर्म्स 5 हैं तो मिडिल टर्म कैसे आया होगा बेटे? 5 + 1/2 यानी कि 3। थर्ड टर्म मिडिल टर्म होता है अगर टोटल टर्म्स 5 होते हैं। तो सोचो जरा, एक तो वो एक्सटेंशन कर लीजिए और नहीं तो फिर कैलकुलेट कर लीजिए ना कि मतलब टोटल टर्म्स 2n + 1 लिखे हुए हैं तो एक टर्म बीच में बैठ गया। अब n टर्म्स इधर होंगे, n टर्म्स इधर होंगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? टोटल 2n + 1 टर्म्स हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यस। तो इस n + 1th टर्म को लिखेंगे कैसे? अब ये n + 1th टर्म है, यहां पे r का वैल्यू कितना हो गया सर? यहां पे r का वैल्यू n हो गया। सो 2nCn, यहां पे x की पावर कितना आ जाएगा और 1/x की पावर कितना आ जाएगा? बोलो भाई। सर 1/x तो y के जगह पे लिखा हुआ है तो y का तो पावर वही होगा जो c का सब्सक्रिप्ट होता है यानी n। और अगर मैं यहां पर x का पावर पूछूं तो वो इन दोनों का डिफरेंस होता है यानी 2n - n कहूं तो n हो जाएगा। सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी योर व्हाट? दिस टर्म इज योर मिडल टर्म। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? और अगर आप यहां पे नोटिस करें कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर पूछ रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो मेरे ख्याल से यही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x भी आएगा कि नहीं आएगा? देख लो जरा, x की पावर n से x की पावर n उठ जाएगा। The same term is also going to be term independent of x. Term independent of x. Clear है जी भैया? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि x की पावर n से x की पावर n उड़ जा रहा है भैया, तो यही होगा हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। कोई समस्या आएगा किसी को? मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए यार। क्लियर बेटा जी? चलो जी आगे बढ़ते हैं ना बेटे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने जाना कि अगर nc0, nc1, nc2, nc3 एंड सो ऑन
इन सभी को अगर मैं देखूं तो ये क्या होते हैं भैया? सर यही मेरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। राइट है जी। चलिए, अगर NC0 NC1 NC2 ऐसे करके लिख रहा हूं तो ये कितने टर्म्स लिखे जा सकते हैं? ये n+1 टर्म्स लिखे जा सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट टर्म में c के नीचे 0, दूसरे टर्म में c के नीचे 1, तीसरे टर्म में c के नीचे 2, तो ये कौन सा टर्म होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। राइट, तो समझ में आ जाएगा कि भैया हमारे पास टोटल n+1 टर्म्स होंगे। राइट, चलिए जी। अब देखिए, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है ना बेटे, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? जिसके ऊपर जेई में सवाल बनते हैं। तो चलिए उन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके डिस्ट्रॉय करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? NCR इज इक्वल टू NCN-R। ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो समझिएगा जरा, कि जब भी कभी आपको NCX इज इक्वल टू NCY दिया गया हो, क्या दिया गया हो आपको? NCX इज इक्वल टू NCY। देखिए, C के ऊपर ऊपर सेम सेम चीजें लिखी है, C के सबस्क्रिप्ट यानी कि C के नीचे नीचे अलग अलग चीजें लिखी हुई है X एंड Y। तो इफ दिस थिंग इज गिवन टू यू, तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप दो चीजें समझ सकते हैं। एक, या तो X और Y इक्वल हो, और दूसरी चीज ये कि X प्लस Y का सम किसके बराबर हो? N के बराबर हो। ये दो चीजें पॉसिबल है। कब कब? जब आपको बोला हुआ है कि NCX इज इक्वल टू NCY के बराबर है। कैसे आया सर ये? देखो, एक तो ऑब्वियस सी बात है कि C के ऊपर ऊपर सेम चीज लिखी हुई है, तो X और Y इक्वल होने चाहिए। अब ये कहां से आया? ये आया फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCN-R। जब मैंने ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इन दोनों चीजों का सम कितना है, देखो जरा, R और N-R का सम कितना है? N है, इजंट इट? जो कि C के ऊपर भी लिखा है सम, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, 7C2 विल बी इक्वल टू 7C5, 8C3 विल बी इक्वल टू 8C5, 9C6 विल बी इक्वल टू 9C3, 10C2 विल बी इक्वल टू 10C8, 10C7 विल बी इक्वल टू 10C3 एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? तो जब भी कभी आपको NCX का वैल्यू NCY के इक्वल दिया हो तो ये दो बातें हो सकती हैं, यू मस्ट रिमेंबर। राइट, चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 10C1 का वैल्यू अगर 10C1 का वैल्यू अगर 10C2x प्लस 1 के बराबर है, 10C1 का वैल्यू 10C2x प्लस 1 के बराबर है, तो व्हाट आर द थिंग्स पॉसिबल ओवर हियर? बच्चों बताओ जरा मुझे। सर पहली बात तो ये हो सकती है कि x और y इक्वल इक्वल हो जाए, यानी 1 और 2x प्लस 1 जो है वो इक्वल इक्वल हो जाए। दूसरी बात और क्या हो सकती है कि इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाए? इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाए? n के बराबर हो जाए। यस और नो बेटे, है ना? हाँ जी सर। तो मैंने कहा चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दोनों को। ठीक है, तो यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। मैं क्या, बहुत बढ़िया। चलो यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। बोले तो 2x का वैल्यू 8 के इक्वल, यानी कि x का वैल्यू 4 के इक्वल। तो यहां पे मेरे दो आंसर्स आ रहे हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो द वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल ओवर हियर आर, the values of x possible are x equal to 2 और 4। ये दोनों की दोनों वैल्यूज आर पॉसिबल सच दैट दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूं बेटे, अगर यहाँ पे x को सॉल्व करते वक्त x का वैल्यू अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाता, x का वैल्यू अगर कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाता तो वो मेरा आंसर होता क्या? बताओ जरा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नहीं होता। कौन कौन बोल रहा है भैया नहीं होता? होता बेटा, वो भी मेरा आंसर होता। क्यों होता? देखो समझो जरा, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं। क्या बात बोल रहा हूं? कि भैया मेरे को अल्टीमेटली ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों की दोनों या तो इक्वल करवानी है या इन दोनों का सम n के बराबर करवाना है। मुझे x से मतलब नहीं है कि x क्या है क्या नहीं है। मेरा एजेंडा यही है कि भैया ये जो दो चीजें है ये दोनों की दोनों जो है होल नंबर रहनी चाहिए हमेशा। पहली बात तो ये, और दूसरा ये दोनों इक्वल और या फिर दोनों का सम जो है वो n के बराबर होना चाहिए। बस यही मेरी कंडीशन है। अब ये देखिए, ये 1 लिखा हुआ है तो ये तो बाय डिफॉल्ट होल नंबर ही है।
अब इसको मैं इसके इक्वल करवा रहा हूं, यानी अल्टीमेटली मैं तो यही बोल रहा हूं कि 2x + 1 भी होल नंबर है, हाँ या ना? तो या तो ये बात हो जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकती है, ये वाली, तो यहां पे x का अगर नेगेटिव वैल्यू भी आता ना तो वो भी मेरा आंसर होता, राइट? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो जब मैंने एनसीआर पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि ये जो सी के नीचे आ रहा है ना, ये एक होल नंबर होना चाहिए, राइट? अब बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे मैं डेफिनेटली, आप लोग बोल सकते हो कि आर का जो वैल्यू है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, राइट? नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता बिकॉज वो होल नंबर होना चाहिए, तभी जाके तो एनसीआर डिफाइन होगा। लेकिन यहां पे एक्स जो है वो सी के सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ है अकेला, समझो जरा, एक्स का वैल्यू सी के सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ है अकेला, या तो 1 लिखा है या 2x + 1 लिखा है। तो r और x में डिफरेंस है, देखो जरा, r इज द थिंग विच इज रिटन बिलो द सी और x इज पार्ट ऑफ दैट r, समझो जरा, यहां पे x इज पार्ट ऑफ दैट r। अपने ऊपर कंडीशन यही है कि r का वैल्यू जो है वो होल नंबर होना चाहिए, बस x के ऊपर अपने पास कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? बस ये चीज, एंड द क्वेश्चन इज डन। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बच्चे इन छोटी छोटी चीजों को भी लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी है आपकी, अब इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, इसका प्रूफ भी बताऊंगा, इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और खटाक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो भी बताऊंगा, राइट? चलिए, तो सबसे पहले एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n + 1 CR, ये होता है। अब प्रूफ कर लेते हैं इसका क्विकली, बिकॉज प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर अगर रखना है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है? तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया इसका, ये रहा। NCR का फॉर्मूला जानते हो आप, ये देखो अप्लाई किया हुआ। NCR माइनस 1 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंगली, देखो NCR माइनस 1 का अगर फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले तो ऊपर जो भी लिखा है उसका फैक्टोरियल, तो सर ऊपर तो n ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पे R माइनस 1 लिखा है तो यहां पे मैं R माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिख दिया मैंने, फिर मैं n और r माइनस 1 का डिफरेंस लिखूंगा, हाँ या ना? तो ये डिफरेंस आया और इस पूरे का मुझे फैक्टोरियल लिखना है। तो देखो जरा, अब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। समझ आ रही है बात? देखो जरा, ये लिखा हुआ n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, राइट है जी? किसी को कोई आपत्ति? यहां तक देख लो जरा, n में से r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब बहुत सारे बच्चे ना ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते r माइनस 1 के ऊपर, तो बोलते हैं कि सर n और r माइनस 1 का सब्ट्रैक्शन ये कैसे आ रहा है, n माइनस r प्लस 1, वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वो वहां पे ब्रैकेट नहीं लगाते, इसीलिए, राइट? आई होप आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं आ रहा, ठीक है? तो बच्चों ने कहा हाँ सर समझ में आ गई बात, मैंने कहा ठीक है यार, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, यहां पे n ऊपर ऊपर n फैक्टोरियल लिखे हुए, ये भी n फैक्टोरियल है, देखो जरा ये भी n फैक्टोरियल है, मैंने कहा इसको कॉमन ले लो, तो आपने इसको कॉमन ले लिया, ये आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है? चलिए, फिर मैंने कहा कि यार देखो जरा, अगर यहां पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहां पे r फैक्टोरियल है, तो क्या मैं r फैक्टोरियल को, इस r फैक्टोरियल को r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं? देखिए r क्या होगा, r फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू एंड सो ऑन, r माइनस 1 इंटू r, ऐसे जाएगा। अब ये जो 1 से r माइनस 1 तक का प्रोडक्ट है उसको तो मैं r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं एज डिस्कस्ड इन दी फर्स्ट लेक्चर। तो यही जो चीज है r फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूं r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, केवल r माइनस 1 का फैक्टोरियल। समझ में आ रही है बात? यस। तो मैंने कहा यार यहां से और यहां से r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन लिया जा सकता है, ये ले लिया, ठीक है? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, देखो n माइनस आर बड़ा है कि n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है? तो बच्चे बोलेंगे सर n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है, प्लस 1 भी आ रहा है देखो यहां पे, तो ये चीज बड़ी है। आप जरा सोचो, यहां पर n माइनस आर को थोड़ी देर के लिए अगर आप a मान लो तो ये a प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जो कि क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, ऐसे ही लिखा होगा। तो इस चीज को मैं a प्लस 1 इंटू a फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं? यानी कि इसी चीज को मैं लिख सकता हूं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 इंटू a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? यानी कि इसी चीज को मैं लिख सकता हूं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 इंटू a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं?
n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसमें से और इसमें से मैं n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन लेके आगे ले आया, देख लीजिए जरा, क्लियर है सारे के सारे बच्चों को। तो अब यहां पे ब्रैकेट में ऊपर वाले से बच क्या गया वो आप लिख दीजिए, तो यू गाइज विल सी दैट दिस इज द थिंग विच इज लेफ्ट। हाँ जी, हाँ या ना, फील करिए। यहां पे द मोमेंट आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। देखिए जरा, एलसीएम लिया, आर से आर उड़ गया, ओके, तो आपके पास यही जो चीज है आर से आर उड़ाने के बाद ऐसी बन गई है बच्चों, देख लीजिए इधर, यस और नो, देख लीजिए यहां से आर उड़ाने के बाद यही चीज ऐसी बन गई। एंड इसी चीज को अगर मैं देखूं तो आप फिर से क्लबिंग करिएगा n फैक्टोरियल की n+1 के साथ, तो क्या ये चीज n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगी? जी सर। फिर यहां पे और नोटिस करिएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1, इन दोनों को अगर आप क्लब करोगे ये यहां पे r फैक्टोरियल आएगा, बाय द वे, यस, नहीं ठीक है, ये r-1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। हाँ, तो n माइनस आर प्लस 1 को, सॉरी ये रहा, n माइनस आर प्लस 1 को आप n माइनस आर फैक्टोरियल के साथ क्लब करोगे तो n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर इस r-1 फैक्टोरियल को इंटू आर करोगे तो क्या ये r फैक्टोरियल आ जाएगा। और अगर आप इस चीज को इवेल्युएट करोगे तो यही की यही चीज लिखी हुई है n+1 CR, n+1 ऊपर है मतलब ऐसा है n+1 CR, ये n+1 एक साथ है, तो यही की यही चीज ऐसी आ गई, एंड दैट इज व्हाट आवर राइट हैंड साइड इज, तो हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात, सारे के सारे बच्चों को प्रूफ समझ में आ गया। अब देखिए, प्रूफ कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है, प्रूफ किसी भी काम का नहीं है। काम की क्या है, एक तो प्रॉब्लम्स, दूसरा इसको अप्लाई कैसे करना है, और तीसरा इसको याद कैसे करना है, बिकॉज याद होगा तभी तो आप अप्लाई करोगे। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग करवाता हूं, और आप लोगों को इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाता हूं। बाय द वे, ये मत सोचना कि ये 2 into NCR है, प्रॉपर्टी इज ओनली दिस, ये प्रॉपर्टी 2 है, ठीक है, ये 2 इसके साथ नहीं है, ये 2 अलग सा है, ठीक है, NCR प्लस NCR-1 ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा जरा, मैं आपके दिमाग में एक चीज बिठाना चाह रहा हूं, बस आप उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा तो आपका काम जो है वो हमेशा बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यस, क्योंकि बच्चों को ना ये नहीं समझ में आता कि इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे अपन प्रॉब्लम के अंदर, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भी एप्लीकेशन कैसे करेंगे ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो समझिएगा जरा, मैं आपके दिमाग में एक चीज बिठाना चाह रहा हूं, उस चीज को समझिएगा। यहां पे और यहां पे सेम सेम चीज लिखी हुई है कि नहीं? जी सर, दोनों एक्सप्रेशन में सी के ऊपर सेम सेम चीज लिखी हुई है। आपने कहा जी सर, सही बात है। मैंने कहा अच्छा, जो सी के सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई है क्या उनके बीच का डिफरेंस 1 है कि नहीं? देखो जरा, आर और r-1 के बीच का डिफरेंस 1 है कि नहीं? देखो जरा, फील करो। जी सर है। दूसरी चीज ये होगी। और तीसरी चीज, क्या इनके बीच में प्लस लिखा हुआ है क्या? जी सर। 3 चीजें नोटिस करिए, क्या सी के ऊपर ऊपर जो भी लिखा है सेम सेम चीज लिखी है, देखो NN लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं केवल। ओके, सेकंड चीज, सी के नीचे जो भी चीज लिखा है उनके बीच का डिफरेंस 1 है। देखिए, एक जगह आर लिखा है, एक जगह r-1 लिखा है, और इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। जब भी ये तीनों की तीनों चीज हो जाए तो हम इसको राइट हैंड साइड के बराबर लिख सकते हैं। अब आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, क्या है भैया, यहां पे तो n के जगह पे आ गया n+1, एक ज्यादा आ गया, n+1 आ गया, एक ज्यादा आ गया। और सी के सबस्क्रिप्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें, यानी कि सी के नीचे वाली चीज को अगर ऑब्जर्व करें, तो आर और r-1 में से बड़ा कौन सा है? आर और r-1 में से बड़ा कौन सा है बच्चों? सर, आर बड़ा होगा, तो जो बड़ा है वो लिख दिया, ऐसे फील करो। जो भी मैंने चीजें बोली अभी तक थोड़ी सी दिमाग के अंदर बैठी हैं अगर, तो चलिए हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 7C2 प्लस 7C3, तो देखो, एक तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आप 7C2 का वैल्यू निकालना जानते हो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। फिर 7C3 का भी वैल्यू निकालना आप जानते हो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। फिर इन दोनों चीजों को ऐड करके आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो सबसे बेसिक तरीका है। बट यू नो कि यार एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन के अंदर बहुत टाइम टेकिंग हो सकती है ये चीजें, इजंट इट बेटे? तो इस टाइम टेकिंग चीज को हम अवॉइड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। पहली बात तो हमने देखा कि यार सी के ऊपर सेम सेम चीज लिखी हुई है, क्या बच्चों ने कहा हाँ सर 7 लिखा हुआ है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। सी के नीचे जो चीज लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है सर? 2 और 3, क्या उन दोनों का डिफरेंस 1 1 है क्या?
हाँ आपने कहा हाँ सर दूसरी चीज भी हो गई। और तीसरी चीज क्या, इन दोनों के बीच में प्लस लिखा हुआ है क्या, हाँ जी सर। तो द मोमेंट आपने ये तीनों की तीनों चीज आइडेंटिफाई कर ली, आप क्या करोगे, 7 + 1 सी, दोनों में से बड़ा जो है 2 और 3 में से बड़ा कौन, 3, तो 3 लिख दिया। जो भी ऊपर है उसमें तो +1 किया और जो भी नीचे है उसमें बड़ा वाला लिख दिया, तो ये कितना आ गया, 8C3 आ गया। तो 8C3 का वैल्यू निकाल लो, केवल वही इन दोनों के सम के बराबर है। राइट थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज इस चीज के अंदर फ्लुएंसी अपनी आनी चाहिए, है ना, फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझिएगा जरा, अगर मैंने आप लोगों को बोला 10C5 + 10C6 कितना हो जाएगा बेटे, ये दोनों देखो सी के ऊपर ऊपर सेम चीज, सी के नीचे जो लिखा है 5 और 6 उनका डिफरेंस 1 है, और दोनों के बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो ये आ गया 11C, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 11C6। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को, जो भी 5 और 6 में से बड़ा है वो नीचे आ जाता है। राइट चलिए और प्रॉब्लम करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार 100C49 + 100C48 कितना हो जाएगा सम, जल्दी से बताओ। सी के ऊपर सेम सेम चीज लिखी हुई है, +1 कर देंगे 101, और सी के नीचे जो लिखा है उन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है, 49 है, तो ये सीधा आ गया 101C49। समझ में आ रही है बात। और प्रॉब्लम्स करते हैं थोड़ी बहुत ताकि हमको फ्लुएंसी और आ जाए इसके अंदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैंने आप लोगों से बोला कि 52C23 + 52C24, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये सर आ जाएगा 53C24। यस एवरीवन, तीन चीजें नोटिस करिए, सी के ऊपर जो लिखा है दोनों एक्सप्रेशंस में वो सेम सेम है, सी के नीचे जो दो चीजें लिखी है उन दोनों का डिफरेंस 1 1 है, और दोनों के बीच में प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो आप ऊपर वाले में तो +1 कर दोगे, सी नीचे जो लिखोगे वो दोनों में से बड़ा वाला लिख दोगे। 5 और 6 में से बड़ा 6 है, 2 और 3 में से बड़ा 3 है, 49 और 48 में से बड़ा 49 है, 23 और 24 में से बड़ा 24 है। दैट्स इट, द प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की तो बताना बेटे। मेरे ख्याल से क्लियर है सारे के सारे बच्चों को। बच्चों ने कहा ठीक है सर। अब देखिए, मैंने आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम पूछा कि यार फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहां पे एक चीज नोटिस करने की है, देखिएगा यहां पे एक चीज नोटिस करने की है। लेट मी राइट डाउन एज नोट ओवर हियर, है ना, मेरे को थोड़ा नोट की फॉर्म में लिखने दीजिए इस चीज को। वी कैन सी व्हाट व्हाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, नोट, व्हाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, एक चीज जो आप लोगों ने गौर करनी है वो समझिएगा। इन एनसीआर, जो हमारा एक्सप्रेशन है एनसीआर, कोई भी जनरल, एन रिमेन्स सेम, आर चेंजेस। क्या बोल रहा हूं मैं ये बात, देखिए ये जब मैं इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो यहां पे आप एक चीज देखिए, एन एन सेम है, सी सी के ऊपर सेम सेम चीज लिखी हुई है एन, और नीचे वाली चीज चेंज हो रही है, यानी आर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो जरा, व्हाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, या इसको हम कब अप्लाई करते हैं, जब एन सी आर के अंदर एन एन तो सेम सेम रहते हैं और आर चेंज हो रहा है। देखो एक जगह आर लिखा है, एक जगह आर -1 लिखा है, बेसिकली द सबस्क्रिप्ट ऑफ सी इज चेंजिंग। कैन यू गाइस फील इट? तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और एन जो है वो सेम लिखा होता है। तो जैसे आप यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अब यहां पे मुझे पता कैसे चलेगा कि भैया मुझे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो समझो जरा, आपको ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है इसमें आप एक चीज फील करिए कि इसी प्रॉब्लम को जब आप लिखोगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ 16C4 है, तो मैंने कहा यार यहां पे 16C4 लिख दिया, दो बारी अलग अलग से, ठीक है। तो यहां पे आप नोटिस करिए एन सेम है, देखो जरा 16 16 16 16, हाँ है ना, एन सेम है और आपका आर चेंज कर रहा है। देखो एक जगह 3 है, एक जगह 4 है, एक जगह 5 है, ऐसा है। तो एन इज सेम और आर इज चेंजिंग, और उनका समेशन अगर पूछा है तो वी शुड थिंक कि यार हाँ हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो कब लगानी है समझ में आ रहा है, कैसे लगानी है वो समझ में आ रहा है, तो चलिए लगाते हैं। इस पोर्शन में अगर आप देखो तो क्या आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि
सी के ऊपर ऊपर वाली चीजें सेम सेम है, देखो जरा। सी के नीचे नीचे वाली चीज एक जगह 3 एक जगह 4 है, यानी दूसरी चीज भी हो गई, डिफरेंस इज 1। और तीसरी चीज इन दोनों के बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं 17C, जो भी बड़ा वाला है। हाँ या ना, सारे के सारे बच्चे क्लियर है? चलिए फिर, क्या इस पोर्शन के अंदर भी यही प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है? और अगर हाँ, तो ये चीज कितनी आ जाएगी? ये चीज आ जाएगी 17C5। तो इन्हीं दोनों के बीच में भी प्लस है। अब यहां पे अगेन फर्दर ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है क्या? देखो जरा इन दोनों को ऐड करके। जी सर, कितना आ जाएगा? 18C5, एंड दैट इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते, ये वाली प्रॉपर्टी कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N+1CR, तो नोटिस करिए कि यहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है ये कि भैया इतना बड़ा टर्म एक्सपैंड करते, इसको एक्सपैंड करते, इसको एक्सपैंड करते, प्रॉपर्टी नहीं लगाते, तो यू गाइस कैन इमेजिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन कितना टाइम टेकिंग होता। और अभी तो चलो प्रॉब्लम छोटा है, आगे जब बड़े प्रॉब्लम्स दूंगा तो वो विदाउट प्रॉपर्टी कैसे होंगे? तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब अप्लाई करते हैं? n इज सेम, r चेंजेस, और उनका सम्मेशन जब निकालना होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, तब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? और लॉजिक क्या है समझिए जरा, ये याद करने का वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है, और अप्लाई करने का लॉजिक कैसा है, ठीक है? कि मतलब खटाक से, क्योंकि देखिए मैंने अक्सर बच्चों को ना परेशान होते हुए देखा है। देखो, अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कुछ किताबों के अंदर तो आपको ऐसी मिलेगी, और कुछ किताबों के अंदर ना यही प्रॉपर्टी आपको ऐसे मिलेगी जैसे मैंने लिखी है। अब बच्चा ना बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सी वाली याद करूं, है ना? अब ये सेम प्रॉपर्टीज है, लेकिन बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया कौन सी वाली याद करूं, ये वाली याद करूं कि ये वाली याद करूं। अब देखिए, वो अगर रट रहा है ना तो उसको प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो मेरे कहे हिसाब से लॉजिक पे चल रहा है ना, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा याद करूं। क्यों? देखिए जरा, यहां पे देखिए ये n और ये n सेम सेम है, ये जो चीज लिखी है और ये जो चीज लिखी है उन दोनों का डिफरेंस 1 है, और बीच में प्लस भी लिखा है। तो मेरी कही हुई तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? जी सर हो रही है। तो देखिए n+1 तो आ गया, और r+1 में से बड़ा कौन? r+1, तो वो आ गया। तो अगर आपने ये दो टर्म्स लिखे तब तो ऐसा आ जाएगा, और अगर आपने ये दो टर्म्स लिए तो आंसर ऐसा आ जाएगा। लॉजिक इज सेम। देखिए, सी के ऊपर सेम सेम चीज, सी के नीचे जो दो चीजें लिखी है उनका डिफरेंस 1 है, और उनके बीच में प्लस लगा हुआ है। तो लॉजिक क्या कहता है? याद करने का अपना जो तरीका है कि जो n है उसमें तो +1 कर दीजिए, सी जो भी इन दोनों बेसिस वाली चीज में से बड़ा है वो लिख दीजिए, बस दैट्स इट, आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये याद करो या ये याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक याद कर लो, लेकिन मैं कहता हूं उसको भी याद करने से बेटर है कि आपके लॉजिक दिमाग के अंदर बिठा लो, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के अंदर, और ये वाली प्रॉपर्टी को डील करते हैं। NC0 इज प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल NCN का समेशन किसके बराबर होता है? 2 to the power n के बराबर होता है। अभी आया कैसे? देखिए बहुत ही आसान है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखो, तो क्या आप 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लाइक दिस लिख सकते हो? देखिए जरा, हमने आपको ये वाला a प्लस बी की होल पावर n करवाया था, तो a के जगह 1 लिखा हुआ है, b के जगह x लिखा हुआ है, यही है, और तो कोई डिफरेंस है ही नहीं बेटे। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है? तो उसको भी अपने को रटा हुआ होना चाहिए बाय मतलब बाय हार्ट। तो देखिए a के जगह 1 लिखा हुआ है और b के जगह x लिखा हुआ है, तो आप लॉजिक फॉलो करके ये पूरे का पूरा एक्सपेंशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब आप जरा नोटिस करिएगा बेटा, आप जरा नोटिस करिएगा कि ये जो एक्सपेंशन आपने लिखा हुआ है और ये जो वैल्यू आपको पूछ रहा है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN का समेशन कितना होगा, आप इस एक्सप्रेशन को और इसको थोड़ा सा ध्यान से क्लोजली देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि NC0 सर यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, NC1 यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, लेकिन पंगा यह है कि x की पावर 1 और आ रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे NC2 आ रहा है, यहां पे भी NC2 आ रहा है, लेकिन पंगा क्या है कि यहां पे x की पावर 2 आ रहा है।
यहां पे NC3 आ रहा है, यहां पे भी NC3 आ रहा है, लेकिन पंगा क्या है कि x की पावर n आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैंने कहा बस यार x की पावर्स आ रही है और एक्स्ट्रा हर एक टर्म में, बस और कोई पंगा नहीं है इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर, राइट। ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट एक जैसा बनाया जा सकता है, केवल अगर x की पावर्स को हटा दिया जाए तो। मतलब मान लो कि x की पावर 1 नहीं है, x की पावर 2 नहीं है, x की पावर 3 नहीं है, x की पावर n नहीं है, तो यही एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा बन जाएगा। हाँ या ना बेटे? बच्चों ने कहा हाँ। मैंने कहा यार अब इसको हटाए कैसे, घर की खेती तो है नहीं कि ऐसे ही हटा देंगे। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट x इक्वल टू 1 इन दिस। अगर मैं x का वैल्यू 1 डालता हूं तो देखो जरा, ये 1 की पावर 1 1 बन जाएगा, ये 1 की पावर 2 2 1 बन जाएगा, ये 1 की पावर 3 1 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो द मोमेंट यू पुट x इक्वल टू 1 इन दिस एंटायर एक्सप्रेशन, डोंट यू थिंक कि ये वाला और ये वाला सेम सेम बन जाएंगे? देखो जरा, दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यूज कि इस चीज का समेशन कितना आता है। तो हमने कहा यार इधर अगर x इक्वल टू 1 डाल रहे तो इधर भी x इक्वल टू 1 डालते। तो जब हमने इधर x इक्वल टू 1 डाला तो कितना आ गया, 1 प्लस 1 की होल पावर n, यानी कि 2 की पावर n इज नथिंग बट इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल ncn। प्रूफ क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। क्या इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से बोला कि 7c0 प्लस 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 एंड सो ऑन टिल 7c7, ये कितना होगा? तो आप जरा यहां पर एक चीज बस नोटिस करिए, क्या? NC0 NC1 NC2 NC3 टिल NCN जाना ही जाना है। मतलब NC0 से शुरुआत करनी है और NCN तक जाना ही जाना है। अब उस n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो बात दूसरी है। तो मैंने कहा यार 7C0 से शुरू कर रहे हैं और 7C7 तक जा रहे हैं, सारे के सारे टर्म्स बीच में आ रहे, डॉट 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 करके लिखा हुआ है, तो क्या ये एग्जैक्टली इसके अंदर फॉल करता है? हाँ जी सर फॉल करता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 7। अब अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो 7C0 का वैल्यू इंडिविजुअली, फिर 7C1 का वैल्यू इंडिविजुअली, फिर 7C2 का वैल्यू इंडिविजुअली, 7C3 का वैल्यू इंडिविजुअली, एंड डोंट यू थिंक कि वो लंबा हो जाएगा? ये मेथड शॉर्टर है एवरीवन, यस। चलिए और बात करते हैं। मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को बोला कि 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 एंड सो ऑन टिल 5C5, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा बेटे, जरा मुझे बताओ। 5C0 से शुरू कर रहे हैं, 5C5 पे खत्म कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, यानी सीधे बोल देंगे 32, काम खत्म। देखो कितना जल्दी समेशन आ रहा है, आया ना? तो दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई बारी बच्चा गड़बड़ करता है क्या गड़बड़ करता है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि अगर मैं आप लोगों को ये वाली चीज पूछूं, ठीक है, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, ये वाली वैल्यू में पूछूं आपसे, तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे बोल देंगे धड़ल्ले से 2 की पावर 5, जो कि नो डाउट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्या मैंने 5C0 से शुरुआत करी क्या बेटे? मैंने कहां से शुरुआत करी? 5C1 से शुरुआत करी, तो 5C0 मैंने मिस कर दिया वहां पे। तो अगर मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नहीं है प्रॉब्लम के अंदर, जैसे 7 से जितने भी पॉसिबल थे, n इक्वल टू 7 में जितने भी पॉसिबल थे वो सारे के सारे लिखे हुए थे। यहां पे 5 n का वैल्यू अगर 5 हो तो जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पॉसिबल है वो सारे के सारे लिखे हुए थे, लेकिन यहां वैसा नहीं है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि भैया 5C0 यहां पे ऐड भी कर दें, 5C0 सब्ट्रैक्ट भी कर दें। समझ में आ रही है बात? द मोमेंट हम 5C0 ऐड भी कर दें और 5C0 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं यहां पे, तो ये जो वैल्यू है 5C0 से लेकर के ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और वो चीज जो -5C1 उधर बैठा है ना अकेला, ये वाला 5C0 सॉरी -5C0, उसको हम इधर लेके आ जाए। समझ में आ रही है बात एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत है ना? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर मुझे इस ब्लू वाली चीज का सम चाहिए तो मैंने ये 5C0 ऐड भी कर दिया और 5C0 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, एक्सप्रेशन सेम है। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखना जरा, इसी को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, ये जो रेड से पूरा बाउंड्री किया हुआ है वो तो 2 की पावर 5 हो गया,
और उसमें एक ये 5C0 और बचा हुआ है, तो इस 5C0 को और अपन लिख देते, तो ये अपना समेशन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? और मैंने आप लोगों को बताया भी था NC0 का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है, भले ही वो 2C0 हो, 3C0, 4C0, 5C0, 6C0। यस, तो ये 5C0 1 ही होता है, यानी वी कैन राइट डाउन द वेरी सेम थिंग एज 32 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 31। क्लियर है? किसी को कोई डाउट किसी भी प्रकार का? एवरीवन क्लियर है कैसे अप्लाई करना है ना? चलिए जी, तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं। देखो, पिछली वाली जो प्रॉपर्टी 3 मैंने आप लोगों को बताई, उसके अंदर क्या था, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 एंड सो ऑन टिल NCN। मतलब C का जो सब्सक्रिप्ट था उसमें सारे के सारे होल नंबर्स आ रहे थे। देखो जरा, C0, C1, C2, C3, C4 टिल CN। राइट है जी? हाँ यार, लेकिन यहां पे जो मैं प्रॉपर्टी 4 बता रहा हूं उसके अंदर क्या है, देखिए ये जो पोर्शन है उसमें C का सब्सक्रिप्ट केवल इवन नंबर है, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर C का सब्सक्रिप्ट जो भी है, देखिए गौर करिए, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 एंड सो ऑन, यानी C का सब्सक्रिप्ट केवल ऑड है। हियर सब्सक्रिप्ट यानी जो नीचे लिखा हुआ है C के, इज इवन ऑलवेज। और यहां पर अगर आप सब्सक्रिप्ट देखो, हियर सब्सक्रिप्ट इज ऑड ऑलवेज, यहां पे सब्सक्रिप्ट हमेशा ऑड है। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, और वो भी किसके बराबर है, 2 की पावर n-1 के बराबर है। किसके बराबर है? 2 की पावर n-1 के बराबर है। राइट? चलिए, मैंने कहा ओके, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यार 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये कैसा होगा, तो ये तो आपको पता ही है। देख लीजिए, a के जगह 1 लिखा हुआ है, b के जगह x लिखा हुआ है, आप एक्सपेंशन कर दोगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलता 1 माइनस एक्स की होल पावर n कितना होगा, तो आप 1 माइनस एक्स की होल पावर n को लिख सकते थे a प्लस b की पावर n। अगर ऐसा लिखना चाहते थे तो इसी को आप ऐसा लिखते 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n, यानी a के जगह 1 लिखा है और b के जगह माइनस एक्स लिखा है। तो क्या आपका एक्सपेंशन ऐसा वाला आ जाता कि नहीं आ जाता? बेटा सोचो जरा, सोचेंगे सारे के सारे बच्चे। मैं यहां पर हाँ ऐसा लिख देता हूं, माइनस NC1x, ठीक है, ये माइनस NC1x का होल स्क्वायर, ये ऐसा, ठीक है। 1 माइनस एक्स की होल पावर n जो है वो ऐसा आ जाता कि नहीं आ जाता? सोचो जरा, x के जगह पे केवल माइनस एक्स चला जाता, या तो यहां से अगर यहां पे जाना होता तो केवल x की जगह माइनस एक्स डाल दो, एक तो वो तरीका। और अगर वैसे नहीं करना तो फिर ऐसे कंपेयर करके 1 माइनस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन भी हम लोग लिख सकते थे। और मैंने एक बात और बताई थी आपको, अगर मैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखूंगा तो हर एक कोएफिशिएंट में प्लस 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 चलता रहेगा, हर एक टर्म में। लेकिन 1 माइनस एक्स की होल पावर n जब भी लिखूंगा तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। देखिए, ये NC0 आया तो ये माइनस NC1x आएगा, ये प्लस NC2x स्क्वायर आया तो ये माइनस NC3x क्यूब आएगा, एंड सो ऑन चलता रहता है। राइट एवरीवन? किसी को कोई आपत्ति इसके अंदर तो मुझे जरा बताइएगा यार बेटे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मुझे सम चाहिए NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 एंड सो ऑन। तो जरा नोटिस करिए, अगर मैं या तो इसके अंदर x इक्वल टू 1 डाल दूं, या फिर मैं इसके अंदर x इक्वल टू -1 डाल दूं, दोनों से जो चीजें आएंगी वो सेम आएंगी कि नहीं आएंगी? आई वॉन्ट टू फील दिस गाइज। भले ही मैं इसके अंदर x इक्वल टू -1 डाल दूं या इसके अंदर x इक्वल टू 1 डाल दूं, दोनों के दोनों, यहां पे मैं -1 डाल रहा हूं, यहां पे मैं x इक्वल टू 1 डाल रहा हूं, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? चीजें देखो दो, और वो दोनों की दोनों ऐसी आ रही है कि नहीं आ रही है? देखेंगे जरा सारे के सारे बच्चे, ये यहां पे माइनस है, यस, वो दोनों की दोनों चीजें जो ये ब्लू, ये जो ये टिक किया हुआ है वैसी की वैसी आ रही है कि नहीं आ रही है? सारे के सारे बच्चे फील करेंगे जरा। भले ही मैं इस इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू -1 डाल दूं, या भले ही मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 1 डाल दूं, ये दोनों अल्टीमेटली ऐसी आती है कि नहीं आती है?
0 इज इक्वल टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 आएगा। सोचो जरा। अब देखिए आप लोग यहां पे नोटिस कर सकते हो NC1 के आगे माइनस है, NC3 के आगे माइनस है, NC5 के आगे भी माइनस आएगा। तो ये जो ऑड सबस्क्रिप्ट वाले टर्म है इनको उधर लेके जाओ एक तरफ। तो एक तरफ ऑड सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स आ जाएंगे, एक तरफ इवन सब्सक्रिप्ट वाले सम आ जाएंगे, यानी ये दोनों की दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, जरा मुझे बात बताओ। यस एवरीवन, दिमाग खुल रहा है? यस सर। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल तो हो गई, अब इसके इक्वल है, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, क्या करें? तो मैंने कहा यार अगर दोनों की दोनों इक्वल है ना, ये वाली चीज है, दोनों की दोनों इक्वल है, तो दोनों को थोड़ी देर के लिए टी टी मान लिया, इसको भी टी बोल दिया और इसको भी टी बोल दिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2t। लेकिन यहां पे नोटिस करिएगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाता है? NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, या मैं बात करूं सॉरी NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 एंड सो ऑन। तो ये चीज का समेशन में प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर जान के आया था, 2 की पावर n होता है। हाँ या ना? सोचो जरा, अगर मैंने इसको भी बोल दिया इक्वल टू टी और इस चीज को भी बोल दिया इक्वल टू टी और इन दोनों को ऐड किया, तो एक तरफ तो आ जाएगा 2t, एक तरफ आ जाएगा वैसा एक्सप्रेशन NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3। तो जो राइट हैंड साइड वाली चीज है वो तो 2 की पावर n लिख दी जाएगी, यानी क्या हम यहां पे पहुंच जाएंगे? तो इस हिसाब से मेरा t का वैल्यू ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सारे के सारे बच्चे सोचेंगे यार। दैट्स इट, द प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। समझ में आ रही है बात? तो देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, आप समझिएगा इसको अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम्स के अंदर। एग्जाम्पल, अगर मैंने आप लोगों से कभी बोला 6C0 प्लस 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C6, क्या बोला? 6C0 प्लस 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C6। तो आप एक चीज देखिए कि यहां पे C का जो भी सब्सक्रिप्ट है, यानी जो भी C के नीचे लिखा हुआ है, वो हमेशा एक इवन नंबर लिखा हुआ है। हाँ या ना बेटा? इवन नंबर लिखा हुआ है। तो n का वैल्यू अगर 6 है, n का वैल्यू अगर 6 है, तो 6 जब भी n का वैल्यू है तो यही पॉसिबल वैल्यू, यही पॉसिबल टर्म्स विथ इवन सब्सक्रिप्ट है कि नहीं? इनके अलावा तो कोई टर्म नहीं है। देखिए 6C0 तो अगला 6C1 आएगा, 6C1 में 1 जो है वो ऑड है तो वो नहीं लिखा हुआ, फिर 6C2 आएगा, फिर तो इवन है तो लिखा हुआ है, फिर मैंने कहा 6C3 तो 3 ऑड है इसलिए नहीं लिखा हुआ, 6C4 देखिए लिखा हुआ है क्योंकि 4 इवन है, 6C5 5 ऑड है इसलिए नहीं लिखा हुआ देखो, और 6C6, यानी ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है विद द इवन सब्सक्रिप्ट। तो इसका सम का वैल्यू कितना बराबर होता है इसके? ये चीज पहली बात तो 6C1 प्लस 6C3 प्लस 6C5 इसके बराबर होगी, यानी जितने भी टर्म्स विद ऑड सब्सक्रिप्ट्स हैं उनके सम के बराबर होगी। और ये चीज होती किसके बराबर है? 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी 2 टू द पावर 6 माइनस 1 के बराबर, यानी 2 टू द पावर 5। कहने का मतलब है 32 के बराबर हो गई। समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो बताना बेटे जरा मुझे। सेकंड बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 51C1 प्लस 51C3 प्लस 51C5 एंड सो ऑन टिल 51C51, ये बताइए, तो क्या आप बता सकते हो मेरे को बेटा ये किसके बराबर आएगा? जल्दी से बताओ। सर n का वैल्यू अगर 51 है तो ऑल दीज टर्म्स रिटन इज विद दी ऑड सब्सक्रिप्ट्स। देखिए C1 C3 C5 ऐसे ऐसे टर्म्स आ रहे टिल C51 तक जा रहे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 51 माइनस 1, यानी 2 की पावर 50। सीधे आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलता कि 51C 51 नहीं लिखा हुआ, 51C 49 तक ही लिखा हुआ है, तो आप प्लस 51C 51 कर देते, एक माइनस 51C 51 भी कर देते ताकि आपका क्वेश्चन सेम रहता। फिर वो जो प्लस 51C 51 है उसको तो क्लब कर देते और फिर वो 2 की पावर ये आ जाता, और इस माइनस 51C 51 को अलग से डील कर लेते। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट किसी भी प्रकार का? एवरीवन क्लियर है ये बात आप लोगों को? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। यप, यहां पे भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हो,
यहां पे भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हो क्या कि देखिए n सेम है बट r चेंजिंग है ना, n इज सेम बट r इज चेंजिंग। यप, चलिए n का वैल्यू अगर आपको 23 दे दिया गया और आपसे बोला 23C0 23C2 23C4 यानी इवन सब्सक्रिप्ट वाली चीजें पूछ रहा है, तो पहली बात तो आप ये जानते हो यार 23C1 23C3 23C5 ठीक है एंड सो ऑन टिल 23C3 तक जाएगा, C23 तक जाएगा। ये दोनों चीजें इक्वल होंगी और ये सम किसके बराबर होता है 2 टू द पावर फॉर्मूला बोलो n-1 यानी 2 टू द पावर 22 के बराबर होगी। नाउ वी कैन नॉट राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन बिकॉज ये बहुत बड़ा आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 22 टाइम्स करके देखो फील आ जाएगी, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को। चलिए एक और फॉर्मूला मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, है ना। यस, रिमेंबर दिस एज वेल कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है। चलिए जैसे कि देखिएगा यहां पर बेटे, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि NCR अपॉन NCR -1 ये कितना होगा। देखिए अभी तक हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि NCR और NCR -1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, याद है आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 2 कि NCR और NCR -1 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हम लोगों ने ये देखा था। अब उन्हीं दोनों चीजों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो देखिए प्रूफ बड़ा इजी सा है। प्रूफ करने का तरीका क्या है कि इसको लिख देंगे n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, ये n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये तो मेरा हो गया न्यूमरेटर, होल डिवाइडेड बाय यहां पे आ गया n फैक्टोरियल, यहां पे आ गया r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n में से r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा और फिर इसी को सिंप्लीफाई करके हम अपना फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो प्रूफ इज लाइक दैट, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, प्रूफ तो आप कर लोगे मुझे लगता है, लेकिन प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भैया इस रिजल्ट को मेमोराइज कैसे किया जाए और प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल कैसे किया जाए कि अगर इस तरीके के डिविजन्स, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम के अंदर ऐसी चीजें आएंगी, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। तो समझिएगा जरा हम इसको याद कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर भी उन्हीं 3 चीजों को नोटिस करिएगा। पहली बात क्या कि सी के ऊपर जो भी लिखा है वो सेम सेम है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी सी के नीचे नीचे लिखा है, देखिए यहां पे आर है, यहां पे r माइनस 1 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, हाँ या ना बेटे। बच्चों ने कहा जी सर। और तीसरी चीज, वहां पे प्लस में था, यहां पे डिवाइड करके लिखे हुए हैं, वहां पे प्लस में था, यहां पे डिवाइड करके लिखे हुए, बस, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चों ने कहा नहीं सर। मैंने कहा ठीक है, अब इसका फॉर्मूला याद करने का टेक्निक समझना जरा, ठीक है। इसको याद करने का जरा टेक्निक समझेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। या जो सब्सक्रिप्ट है r और r माइनस 1, उसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, r और r माइनस 1 में से बड़ा कौन सा है, क्योंकि वहां पे बड़ा वाला लिखते थे n+1 CR करके लिखते, अगर इन्हीं दोनों चीजों को मैं ऐड कर रहा होता तो यहां पे बड़ा वाला कौन सा है, तो बच्चों ने कहा r और r माइनस 1 में से बड़ा कौन, r है। तो जो जैसे ये वाला टर्म बड़ा आ रहा है, तो इसके ऑपोजिट में, मतलब ये r बड़ा है ना, तो इसके ऑपोजिट में तो हम लिख देंगे r, और यहां पे इसके ऑपोजिट में हम लिख देंगे इन दोनों का डिफरेंस, यानी n और r माइनस 1 का डिफरेंस। कहने का मतलब है ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। अब देखिए कुछ बच्चे जो इसको याद करेंगे ना, रटने की कोशिश करेंगे, वहां पे पंगा हो जाएगा। वो अगर रटेंगे ना, तो मान लीजिए मैं आपको ये वाली चीज दे दूं अगर, तो क्या आप इसके लिए फॉर्मूला अलग से रटोगे, बताओ मुझे। इसके लिए फॉर्मूला अलग से रटोगे क्योंकि बिकॉज ये वाला फॉर्मूला तो काम ही नहीं करेगा यहां पे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कई बारी ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे बोलूं कि इसके लिए फॉर्मूला अलग से याद करोगे क्या, फिर अब इसके लिए अलग से याद थोड़ी करोगे। अच्छा मैं बोलूं क्या इसके लिए अलग से याद करोगे क्या, ये चारों की चारों चीजें जो हैं वो एक चीज से ही सॉल्व हो जाएंगी, इसीलिए मैं वो चीज बता रहा हूं कि कैसे होंगी। समझ में आ रही है बात। पहले तो ये समझ लो कि ये चारों चीजें मैं एक ही तरीके से याद करवा रहा हूं, यानी 4 अलग अलग फॉर्मूले एक ही तरीके से याद हो जाएंगे, कभी दिक्कत भी नहीं आएगी कोई, ठीक है। चलिए तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो इन सभी को भी देखूंगा मैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या देखना है। देखो n सेम सेम है, c के ऊपर ऊपर वाली चीज सेम है। दूसरी चीज आप नोटिस करिए कि यहाँ पे r है तो यहाँ पे r माइनस 1 है, यानी दोनों का डिफरेंस 1 है, तो r और r माइनस 1 में से बड़ा कौन, r। तो इसलिए इसको पकड़ा जो बड़ा वाला है, जो r वाला टर्म है ना, बड़ा वाला है, तो इसको पकड़ा, तो इसके ऑपोजिट में तो r लिख दिया, जो भी बड़ी चीज है, मतलब r और r माइनस 1 से बड़ी कौन, r, तो वो लिख दी। और फिर इसके ऑपोजिट में क्या लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस, n और r माइनस 1 का डिफरेंस। समझ में आ गई बात,
ठीक है, तो यहां पे नोटिस करिएगा एन एन सेम सेम है, आर और आर प्लस वन के बीच का डिफरेंस 1 है, तो आर और आर प्लस वन में से बड़ा कौन, आर प्लस वन, तो इसीलिए इसके ऑपोजिट में लिख दिया आर प्लस वन अपॉन, यहां पे क्या लिखे, यहां पे लिखेंगे क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो एन माइनस आर लिख दिया। अच्छा यहां पे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, आर और आर प्लस वन में से बड़ा कौन, देखो आर प्लस वन, तो वो उसके ऑपोजिट में लिख दिया, और फिर यहां पे एन माइनस आर यानी इन दोनों का डिफरेंस। मैंने कहा यही सेम चीज यहां पे लगाओ, तो आर माइनस वन और आर में से बड़ा कौन, आर बड़ा, तो इसलिए उसके ऑपोजिट में आर लिख दिया, और फिर यहां पे एन माइनस आर प्लस वन यानी इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। समझ में आ गई बात, सारे के सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। चलिए तो इसका यूज भी सीख लेते कि कैसे करना है प्रॉब्लम के अंदर यूज, राइट। तो ये चार चीजें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। यस, थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए आपसे बोलता हूं 7c3 अपॉन 7c2, तो देखिए सी के ऊपर ऊपर सेम सेम चीज लिखी हुई है 7 7, एक तरीका तो क्या आप फॉर्मूला लगा लो 7c3 का, फिर 7c2 का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, लेकिन आपको वो लेंदी पड़ेगा। तो हम क्या करें भैया, हमने कहा यार देखो सेम सेम चीज लिखी हुई है, यहां पे जो भी लिखे हुए हैं इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर है, तो और दोनों डिवाइड में लिखे हुए हैं यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो समझिएगा जरा। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 में से बड़ा कौन, 3, तो हमने इसके ऑपोजिट में लिख दिया 3। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, 7 और 2 का डिफरेंस, 7 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, तो ये सीधे हो गया 5/3, काम खत्म। समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार 8c5 अपॉन 8c6, ये बताइए, तो आपने कहा 8 8 सेम सेम है, सी के नीचे जो दो चीजें लिखी है 5 और 6 उनका डिफरेंस 1 है और डिवाइड करके लिखे हुए हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आपने कहा हाँ 5 और 6 में से बड़ा कौन, 6, तो उसके ऑपोजिट में लिख दिया 6। फिर 8 और 5 का डिफरेंस लिखेंगे जो होता है 3, तो ये वैल्यू सीधा 2 के बराबर है। एक तरीका क्या था, आप 8c5 से 8c5 का वैल्यू निकालते, 8c6 का वैल्यू निकालते, दोनों को डिवाइड करते। लंबा होता कि नहीं होता यार, वो बताओ सारे के सारे बच्चे। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज नाउ। क्लियर है जी, किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए तो खैर आते हैं हमारे टॉपिक की डिस्कशन के ऊपर कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 एंड सो ऑन इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। क्लियर है भैया, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने देखा कि यार इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर आता है, ये जो वैल्यू है वो बराबर आता है 2 की पावर 23 माइनस 1 के बराबर आता है, यानी 2 की पावर 22 के बराबर आता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, वो है ये वाली चीज NCR प्लस ये वाली चीज। देखिए जरा, NCR प्लस n-1 CR प्लस n-2 CR, यहां पे ऑब्जर्व n is changing but R is same. In NCR n is changing, n चेंज हो रहा है, देखो जरा इन सारे टर्म्स के अंदर, इसमें 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 n is changing but n यानी C के ऊपर जो भी लिखा है, but R is same, R सेम है भैया, हाँ है ना। तो ये जो फॉर्मूला है समझिए जरा, NCR प्लस n-1 CR प्लस n-2 CR प्लस n-3 CR टिल RCR किसके बराबर है, ये n+1 CR प्लस 1 के बराबर है। वी विल हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट एज दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। तो पहले थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को प्रूफ करवा देता हूं इस चीज का, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि याद कैसे रखना है, फिर मैं आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है। तो मैं थोड़ा सा पहले प्रूफ डिस्कस कर लेता हूं इसका। वी नो दैट कि अगर मेरे पास ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो इसके अंदर x की पावर r का कोएफिशिएंट कितना आएगा, जरा सोचो। जनरल टर्म या कहूं x की पावर r वाला टर्म क्या आएगा, जरा सोचो। तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि यार इसका एक्सपेंशन जब लिखते हैं तो आता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब एंड सो ऑन टिल NCn x की पावर n, यानी x की पावर वही आती है जो C के सबस्क्रिप्ट में लिखी होती है। तो अगर मैं x की पावर r का कोएफिशिएंट अगर थोड़ी देर के लिए आपसे बोल रहा हूं
तो वो कितना हो जाएगा, NCR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचो जरा। क्योंकि NC2 किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर 2 का, NC3 किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर 3 का, एंड सो ऑन, हाँ या ना। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि x की पावर r का कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन इज कितना, तो आप बोलोगे NCR। समझ में आती है बात? चलिए, तो ये जो NCR है ना, इसको देखते ही आप समझ गए कि यार ये क्या है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के अंदर x की पावर r का कोएफिशिएंट है। ये कोएफिशिएंट यानी x की पावर r के आगे लिखा होगा। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा इस टर्म के ऊपर आते हैं, ये क्या होगा, जरा ऑन द सिमिलर पैटर्न सोचने की कोशिश करो। सर अगर n के जगह n-1 है ना, यहां पर ही अगर n के जगह n-1 है, देखिए, तो ये x की पावर r का ही कोएफिशिएंट होगा। सोचो जरा, यस और नो। तो यहां पे कोएफिशिएंट n-1 सी आ रहा था, देखो जरा कंपेयर करो। ऐसे करते करते आगे बढ़ो। ये जो तीसरी चीज आ रही है, ये 1 प्लस एक्स की पावर n-2 के अंदर x की पावर r का कोएफिशिएंट है, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाओ। समझ आ रही है बात? और अगर ये वाली चीज देखोगे तो ये किसके अंदर होगी, 1 प्लस एक्स की होल पावर r के अंदर होगी। समझ में आ रही है बात एवरीवन, सारे के सारे बच्चे? यस। तो जरा देखिएगा, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, ये मैं कहां से लेके आऊंगा, थोड़ा समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर n-1 प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर n-2 एंड सो ऑन टिल 1 प्लस एक्स की होल पावर r, और इसके अंदर मैं अगर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r देखता हूं, क्या देखता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो समझना बेटे जरा, यहां पर जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r है वो कितना आ रहा था, सर वो आ रहा था NCR। यहां पर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना आ रहा था, n-1 CR। यहां पर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना आ रहा था, n-2 CR। और यहां पर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना आ रहा था, r CR। एंड इन्हीं का तो सम मुझे चाहिए था, हाँ या ना। तो मैं बोल रहा हूं कि LHS is the sum of the coefficients of x to the power r in this, because x to the power r के कोएफिशिएंट सारे ये हैं, तो LHS जो था हमारे इक्वेशन का, वो इनका ही कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r बनता है, हाँ या ना सारे के सारे बच्चे? यस। अच्छा, कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग ओवर हियर, कि ये जो सारे टर्म्स लिखे हुए हैं जिनका समेशन है, ये जीपी के अंदर है। देखो जरा, जीपी क्या होती है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 प्लस एक्स की होल पावर, अगर मैं n-1 यानी सेकेंड टर्म अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर n यानी कि फर्स्ट टर्म, ये रेशियो करता हूं, तो ये रेशियो क्या, थर्ड टर्म यानी कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n-2 अपॉन सेकेंड टर्म के बराबर ही आता है क्या? देखो जरा, बराबर ही आता है, हाँ या ना? यस। अच्छा, इस जीपी तो पता चल गई। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सोचो जरा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सोचो जरा सारे के सारे बच्चे। ये थोड़ा सा पेचीदा काम है जो आप लोगों ने सोचना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इस जीपी के अंदर? देखिए, n से शुरू कर रहे हैं, फिर n-1 n-2 ऐसे पावर्स हो रही है, और आखिरी पावर कितनी हो रही है, r। तो सोचिए जरा, r यहां से पावर लिखता हूं, अगली आएगी इधर r+1, फिर और उधर r+2 एंड सो ऑन चल रहा है। कहां तक चल रहा है, n-1, और लास्ट में जाके ये हो गया n। तो अलग अलग पावर्स, अगर मैं 1 प्लस एक्स की देखूं तो बेटा ये सारी की सारी है, हाँ या ना? देखो जरा, ऑब्जर्व करेंगे सारे के सारे बच्चे, अलग अलग पावर्स ऑफ एक्स अगर मैं देखता हूं, 1 प्लस एक्स देखता हूं तो यस बेटा। तो यहां पे आप नोटिस करिए कि 1 प्लस एक्स की पावर एक बार ये है यहां पे, फिर ये वाली पावर होगी यहां पे कहीं पे, फिर ऐसे उल्टा जा रहा हूं मैं ना, भले आप n-1 कैसे भी ले लो, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स ही तो काउंट कर रहे हैं। और फिर ये 1 प्लस एक्स की होल पावर n, देखिए सबसे लेफ्ट में 1 प्लस एक्स की होल पावर n है ना। तो ये कितनी टर्म्स लिखे हुए हैं, आप ये नोटिस कर लो तो आपको पता चल जाएगा यहां पे कितने टर्म्स हैं। तो यहां पे कैसे निकालें भैया, जरा नोटिस करो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, है ना। यहां पे थोड़ा सा पेचीदा काम है। दीज आर n-1 r+1 टर्म्स, दीज आर n-r+1 टर्म्स। कैसे पता चला सर ये? देखिए, मैं आपसे बोलता हूं कि आप 5 से गिनती शुरू करिए और 15 तक जाइए, 5 से गिनती शुरू करिए और 15 तक जाइए, लेट से। तो 5 से जब आप गिनती शुरू करोगे और 15 तक जाओगे ना, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिखे होंगे, 11 लिखे होंगे। सोचो जरा, अब यहां हुआ क्या होगा, 15 - 5 + 1, क्योंकि 15 - 5 तो 10 ही होता है,
राइट। आप 5 को भी इंक्लूड कर रहे हो और 15 को भी इंक्लूड कर रहे हो, इसलिए वो +1 हो रहा है। समझ में आ रही है बात? n माइनस आर तो आप कर दोगे, लेकिन +1 और करना जरूरी है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप 3 से लेकर के 10 तक गिनिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? तो वो 8 होते हैं। 10 माइनस 3 तो 7 हो गए, +1 और करते हो, बिकॉज 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 8 नंबर्स हो रहे हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स इतने हो गए। तो आपके पास जीपी बनी विद अ कॉमन रेशियो कितना, ये आपका कॉमन रेशियो हो गया उस जीपी का, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये आपका कॉमन रेशियो हो गया। हाँ या ना? सोचो सोचो सोचो। और उस जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? उस जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n माइनस आर प्लस 1। तो जीपी का टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आप जानते हो? सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हो? है ना? अच्छा, भले ही आप इसको इधर से ले लो या इधर से ले लोगे तो फर्स्ट टर्म, भले ही आप इसको उल्टा कर दीजिए, अगर उल्टा कर दोगे तो भी सम तो सेम रहेगा ना, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए। तो अगर आपने इस एपी को जीपी को सॉरी ऐसे उल्टा कर दिया तो फर्स्ट टर्म इसको मान लिया लेट से, तो इन दैट केस आपका कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर आप इस जीपी को ऐसे ही लेते हो तो आपका फर्स्ट टर्म ये होगा और कॉमन रेशियो आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? या अगर आपने इस जीपी को ऐसे लिया तब तो आपका फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा और कॉमन रेशियो आपका 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से निकालिए, देखो 1/1 प्लस एक्स आएगा। और अगर आपने इस जीपी को उल्टा कर दिया ऐसे, मतलब ये पहला टर्म हो गया, तो आपका कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। हाँ या ना? सारे के सारे बच्चे देखिए जरा। और अगर आपको जीपी के एन टर्म्स के समेशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है। सारे के सारे बच्चे 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यही होता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म, या फिर आप इसको r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 भी लिख सकते हो, है ना? और a टाइम्स r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हो। तो देखिए यही चीज लिखी हुई है, और इसी को जब आप देखोगे तो यहां पे आप नोटिस करिएगा, ये मैं प्रूफ बता रहा हूं, है ना? यस। तो 1 से 1 उड़ गया, यहां पे x बच जाता है अकेला केवल। तो अगर आपको x की पावर r का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें, अब बिकॉज ये चीज और ये चीज तो सेम ही है, तो आपको न्यूमरेटर के अंदर x की पावर r प्लस 1 चाहिए, क्योंकि ये x एक x को काट देगा न्यूमरेटर में से। तो इस न्यूमरेटर में आपको अब इफेक्टिवली x की पावर r प्लस 1 चाहिए, बिकॉज हर एक टर्म के नीचे एक x आ रहा है। तो अब आपको x की पावर r प्लस 1 चाहिए इन द न्यूमरेटर, एंड दिस इज व्हाट द न्यूमरेटर इज रिटन। ये आपका न्यूमरेटर है, देख लो जरा। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस एक्स की होल पावर r दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, राइट? तो फिर वो इन दोनों में वो कितना आ जाता है, एक्स की पावर r प्लस 1 का कोएफिशिएंट। यहां तो देखो आएगा ही नहीं, यहां तो x की पावर r प्लस 1 वाला टर्म आएगा ही नहीं, और यहां पे आएगा केवल। तो वो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 सी आर प्लस 1, और वही आपका फॉर्मूला है। देखो जरा, समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब ये तो देखो हुआ प्रूफ, है ना? ये तो हुआ प्रूफ। लेकिन अगर मान लीजिए कि सर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, और आपको एक छोटा प्रूफ और चाहिए। अगर आपको एक छोटा प्रूफ और चाहिए ना, तो मैं आपको देता हूं। देखिए, छोटा प्रूफ आपको और चाहिए ना, तो मैं आपको एक छोटा प्रूफ देता हूं। स्मॉलर प्रूफ, मेथड टू प्रूव प्रॉपर्टी 5, ठीक है? यस। क्या थी प्रॉपर्टी 5? देख लीजिए, फिर से एक बार ही लिखता हूं ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए, है ना? एन सी आर प्लस n माइनस 1 सी आर प्लस n माइनस 2 सी आर एंड सो ऑन टिल आर सी आर, यही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और टर्म्स, एक आधे टर्म्स और लिख देता हूँ, r प्लस 1 सी आर और ये आर सी आर। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं उल्टा करके लिखता हूं, इसी चीज को मैं उल्टा करके लिखता हूं, तो यही बन जाएगी आर सी आर, r प्लस 1 सी आर, r प्लस 2 सी आर एंड सो ऑन टिल n माइनस 1 सी आर प्लस n सी आर। ऐसा बन जाएगा बेटा, यही प्रॉब्लम मेरा उल्टा करने पर, लिखने पर। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस r सी आर का वैल्यू कितना होगा?
RCR का वैल्यू फॉर्मूला से निकालो जरा, 1 होगा। तो 1 अगर ये होगा तो क्या मैं इसको R+1 CR+1 भी लिख सकता हूं क्या? अगर इस चीज का वैल्यू RCR का 1 होगा, मैं जानता हूं RCR का वैल्यू 1 होता है, तो इस 1 को मैं R+1 CR+1 भी लिख सकता हूं क्या? बिकॉज R+1 CR+1 का वैल्यू भी 1 के इक्वल आएगा। तो यही मेरा प्रॉब्लम अब देखिएगा कैसे बन जाएगा, R+1 CR+1 प्लस R+1 CR प्लस R+2 CR, केवल यहीं पे चेंज हो गया बस, बाकी सारे सेम है। यस अब जरा यहां पर नोटिस कीजिएगा बेटा एक चीज, इन दोनों का सम कितना होगा? प्रॉपर्टी 2 में पढ़ के आए हुए हैं, देखो जरा, R+1 CR R+2 CR+1, हाँ या ना? ठीक है, इसका और इसका सम कितना होगा जरा निकालो, R+3 CR+1, और यही अब आगे लगाते जाओ, इसका और इसका अगला टर्म, इसका फिर इसका अगला टर्म, एंड सो ऑन आगे लगाते जाओ, आप लोगों को मिल जाएगा N+1 CR+1। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, वो प्रॉब्लम के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा जरा ये वाली प्रॉब्लम, द मोमेंट यू सी दिस प्रॉब्लम, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि n इज चेंजिंग बट r इज सेम, n इज चेंजिंग r इज सेम, हाँ या ना? तो n इज चेंजिंग r इज सेम देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये वाली चीज जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो लग सकती है। तो देखिए एक तो क्या कि उस बच्चे को जिसको कि फॉर्मूला याद रह गया है, जिसको फॉर्मूला याद रह गया है तो उसको तो पता होना चाहिए कि यार n का वैल्यू 12 है और r का वैल्यू 3 है, तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, क्योंकि फॉर्मूला था कुछ ऐसा, RCR प्लस R+1 CR प्लस R+2 CR, उल्टा लिखेंगे तो ये चीज किसके बराबर थी? ये चीज थी N+1 CR+1 के। तो देयरफॉर मैं यहां पर आंसर लिख सकता हूं, n का वैल्यू 12 है तो ये आ गया 13C4, दिस इज द आंसर, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, राइट? लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई फॉर्मूला भूल गया तो वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो भी हम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि ये जो 3C3 है इसका वैल्यू 1 है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए 4C4 लिखने जा रहे हैं। तो अब मेरा प्रॉब्लम बिकम्स, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा देखना जरा, 4C4 प्लस 4C3 प्लस 5C3 एंड सो ऑन टिल 12C3, ये हो जाएगा बेटे। केवल मैंने 4C3 के जगह पर क्या लिख दिया है बेटा, 4C4 लिख दिया है। तो यहां पर अगर मैं प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करता हूं, करो जरा 4C4 और 4C3 को ऐड करो, तो आ जाएगा 5C4, यस। फिर इस 5C4 को अगर आप इसके साथ ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6C4। इस 6C4 को आप जब यहां पे 5C4 आएगा उसके साथ ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 7C4, और यही काम आप आगे 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 करते जाओ। सॉरी ये 6C4, एक मिनट, तो ये 6C4 आया ना, ये यहां पे 3 था, 5C3 था, सॉरी, दिस शुड बी 5C3, है ना? और यही काम आप आगे आगे करते जाओ। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले क्लब किया, तो आंसर कितना आया मेरा, 5C4, प्रॉपर्टी 2 लगाने के बाद। फिर 5C4 को और इसको क्लब किया तो आंसर कितना आया, 6C4। फिर 6C4 और इसको क्लब किया तो आंसर कितना आया, 7C4। ऐसे करते करते 7C4 में अगला जोड़िएगा 6C3, सॉरी 7C4 नहीं, एक मिनट, मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ लिख दिया है, 6 हो गया, हाँ यहाँ पे 6C3 है, सॉरी ये वाला, क्योंकि 5C3 हो चुका है तो अगला 6C3, फिर 7C3, 8C3, ऐसे चलेगा ना। हाँ, फिर इस 6C3 और 6C4 को जोड़ा तो 7C4, 7C4 में अगला 7C3 जोड़ेंगे तो 8C4 एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? तो जब आप इसको अल्टीमेटली कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर कितना आ रहा है, 13C4
विच इज एग्जैक्टली सेम एज दिस फॉर्मूला। तो याद भी नहीं करना पड़ा फॉर्मूला, केवल प्रॉपर्टी 2 का एप्लीकेशन किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं थोड़ा सा स्पेस लेके यहां पर और एक्सप्लेन कर देता हूं, इनकेस अगर किसी को पूरा नहीं चमका तो, वैसे चमकना चाहिए है ना। तो देखिएगा जरा, 3c3 प्लस 4c3 प्लस 5c3 एंड सो ऑन टिल कितना 12c3। तो ये जो प्रॉब्लम है मैं बोल रहा हूं कि आप केवल यहां पर चेंज कर दीजिए, इसको 4c3 कर दीजिए। तो इसको आपने 4c4 लिख दिया, सॉरी 4c4 है ना, बस। और आपने कोई भी चेंज नहीं किया बेटे, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी 2 अप्लाई किया, प्रॉपर्टी 2। तो यही जो चीज है मेरा कितना हो गया, 5c4 आ गया। अब बाकी आगे का चीज जो है वो मैं एज इट इज सेम लिख रहा हूं, 5c3 प्लस 6c3 प्लस 7c3 एंड सो ऑन टिल 12c3। फिर मैंने कहा अब आप यहां पे प्रॉपर्टी 2 अगेन लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाओगे तो आ जाएगा 6c4। बाकी का चीज मैं ऊपर से एज इट इज लिख दे रहा हूं, 6c3 प्लस 7c3 एंड सो ऑन टिल 12c3। इतने पोर्शन के अंदर आप प्रॉपर्टी 2 फिर से लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7c4 प्लस बाकी का चीज सेम लिख दे रहा हूं, 7c3 प्लस 8c3 प्लस 12c3 एंड सो ऑन। तो आपको एंड में जाके आंसर समझ में आ जाएगा इसी पैटर्न को फॉलो करते करते कि आंसर इज 13c4। ठीक है, और पैटर्न को कैसे फॉलो करना है वो भी मैं आपको चमका देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, जब मैं इस टर्म को उड़ाने के लिए गया, इस टर्म को, सेकेंड टर्म को, जो कि एक्सपेंशन के अंदर था, तो मेरा आया 5c4, यानी कि इसमें एक चीज बढ़ी भी, 4 में भी एक चीज बढ़ी और 3 में भी एक चीज बढ़ी, हाँ या ना। जब मैं इस टर्म को उड़ाने के लिए गया, उड़ाने का मतलब क्या है कि अब मैं यहां से लेकर के यहां तक वाला एक्सप्रेशन फिर से देखो नीचे लिखा है, ये जो है वही का वही नीचे लिखा है। तो अब ये वाला मेरे को अगली बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करने के बाद। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब इस टर्म को उड़ाना था या हटाना था तो 5c4 आ गया था। अच्छा ठीक है, फिर जब इस टर्म को हटाना था, मतलब इतना ही केवल नीचे लेके आना था, तो यहां से जब प्रॉपर्टी लगाई तो ये 6c4 हो गया। देखो 5 में भी +1 हुआ और 3 में भी +1 हुआ। तो जब इस टर्म को हटाना था तो 6c4 बन गया। अच्छा, जब मैंने कहा इस टर्म को हटाना है 6c3 को, तो 7c4 हो गया। फिर इस 7c3 को हटाना होगा तो 8c4 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मैं आगे जाऊंगा, तो जब इसको हटाना होगा तो इसमें भी तो दोनों में +1 हो जाएगा, 13c4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ट्रेंड को दिमाग के अंदर बिठाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एवरीबडी, क्या हम क्लियर हैं इस प्रॉब्लम के अंदर? मुझे बताएंगे यार सारे के सारे बच्चे। यस, क्लियर है जी सारे के सारे बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है तो सेम पैटर्न के ऊपर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन दिस। तो देखना जरा बेटे, x टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट यहां पे कितना हो जाएगा, 15c15। यहां पे कितना हो जाएगा, 16c15। फिर आएगा 17c15 एंड सो ऑन। मुझे जाना है कहां तक, 30c15 तक। तो मैंने कहा यार इसी चीज को मैं लिख देता हूं 16c16। ठीक है, बाकी चीज सेम है ना बेटे, बाकी चीज एब्सोल्युटली सेम है। तो मैंने कहा जब इन दोनों को क्लब करेंगे P2 प्रॉपर्टी 2 लगा के, तो ये हो जाएगा 17c16 प्लस, फिर यहां से सारी की सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी, 17c15 एंड सो ऑन टिल 30c15। तो एट द एंड कितना आ जाएगा यार, इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो 18c16, यानी ये जब उड़ेगा तो 18c16 आ रहा है, तो जब ये उड़ेगा तो आखिरी कितना आ जाएगा, 31c16 आ जाएगा, काम खत्म। और अगर नहीं तो यहीं से आप फॉर्मूला लगा के कर सकते थे, RCR प्लस R1 प्लस CR प्लस R1 प्लस R प्लस 2CR टिल NCR। राइट, समझ में आ गई बात? n का वैल्यू 30 हो जाता तो आंसर ये आ जाता। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस। ठीक है, तो ये वाली चीज देखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ NC0 एंड सो ऑन। देखिए कई बारी क्या होगा कि आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में भी कुछ टर्म्स लिखे होंगे, जैसे कि इस प्रॉब्लम के अंदर लिखे हुए हैं, है ना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो है ही है, NC0 NC1 NC2 ऐसे तो है ही है, लेकिन उसके आगे मल्टीप्लीकेशन करके भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये ऐसा है 2 इंटू NC0, 3 इंटू
NC1 ऐसा है ये टर्म्स, है ना। अच्छा, यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए कि आखिरी टर्म क्या है, n+2 इंटू NCN। तो हर बार देखिए, अगर यहां पे 0 है तो यहां पे उसका 2 ज्यादा करके मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहां पे 1 है तो उसमें 2 ज्यादा ऐड करके मल्टीप्लाई किया हुआ है यानी 3, यहां पे 2 है तो उसमें +2 करके यहां पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहां पे n है तो उसमें +2 करके मल्टीप्लाई किया हुआ है। ट्रेंड समझ में आ रहा है? तो कैन वी राइट डाउन द जनरल टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस? क्या हम इसके लिए जनरल टर्म लिख सकते हैं क्या? जनरल टर्म जो कि आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर भर भर के सीखा होगा, जनरल टर्म यानी जो सिग्मा के अंदर लिखते हैं अपन सिग्मा। तो देखिए सिग्मा के अंदर NCR तो आ ही रहा है, जहां पे ऑब्वियस सी बात है कि R का वैल्यू 0 से N तो जा ही रहा है, बिकॉज देखिए NC0 NC1 NC2 NC3 टिल NCN। अच्छा, और क्या लिख दें यहां पर, और क्या लिख दें यहां पर कि मेरा ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरे का पूरा सही हो जाए? सोचेंगे जरा सारे के सारे बच्चे। R+2 लिख दें, R = 0 डालो तो देखो R का वैल्यू 0 डालने पे बन रहा है 2 इंटू NC0, R का वैल्यू 1 डालने पे बन रहा है 3 इंटू NC1, R का वैल्यू 2 डालने पर ये बन रहा है 4C2 एंड सो ऑन, है ना। 2 डालने पर ये बन रहा है 2 इंटू 4C2, सॉरी 4 इंटू NC2, R का वैल्यू 2 डालने पर एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब आप लोगों को सिग्मा की प्रॉपर्टीज भी याद है कि सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव अबाउट प्लस एंड माइनस। तो अगर मैं इस प्लस के अबाउट सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लूं तो सिग्मा ये हो गया R इंटू, या और भी तरीके हो सकते हैं, है ना, और भी तरीके हो सकते हैं। चलो ये वाला कर लेते हैं भली, इस चीज को अलग कर दिया और ये चीज को अलग कर दिया। देखो सिग्मा से बाहर 2 को लिया है, कोई दिक्कत है इतने के अंदर? बेसिकली इस प्लस के अबाउट मैंने सिग्मा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कुछ नहीं। हाँ या ना? किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की तो देख लो यार भैया, क्लियर है? इसी प्रॉब्लम को प्लस के अबाउट स्प्लिट करके हमने ऐसा लिख लिया और उस 2 को बाहर ले आए, ठीक है। ये वाली चीज तो मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को क्लियर है कि NC0 + NC1 + NC2 + NC3 टिल NCN लिखा हुआ है। देखो सिग्मा अगर ओपन करने आता है तो, किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की तो देख लो बेटे, है ना, क्लियर है। अब ये वाली चीज मुझे अगर कैलकुलेट करनी है तो इतनी पूरी चीज को तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, कि ये तो सॉर्टेड है भैया। क्या है ये? दिस थिंग इज 2 टाइम्स ऑफ NC0 + NC1 + NC2 + NC3 एंड सो ऑन टिल NCN। तो ये चीज कितनी हो गई? 2 इंटू 2 की पावर n। ये तो सॉर्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। यहां पे मैंने कहा इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को डिस्कशन करना है। तो मैंने कहा चलो यार आओ जरा इसके ऊपर। तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो आप ये सोचिए कि 1 + x की होल पावर n, मैं देखूं अगर तो NC0 + NC1x + NC2x² टिल NCN ऐसा आएगा x की पावर n। अगर मैं यहां पर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, है ना, जो बच्चे 12th पास आउट हैं वो इस मेथड से कर सकते हैं। जो बच्चे 12th पास आउट हैं वो इस मेथड से कर सकते हैं, या 12th में पढ़ रहे हैं वो इस मेथड से कर सकते हैं, और जो 12th में नहीं 11th में उनके लिए भी मेथड बता रहा हूं। फिर यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं अगर x = 1 पुट कर देता हूं, यहां पे अगर मैं एक पुट x = 1 अगर कर देता हूं तो मेरे पास ये वाला समेशन आ जाता है। देखो जरा फील करो, ये आएगा 0 इंटू NC0 यानी 0 + 1 इंटू NC1 + 2 इंटू NC2 + 3 इंटू NC3 + 4 इंटू NC4 एंड सो ऑन। और वो देखो यही यहां पर भी वही बचेगा। मतलब जो भी C के नीचे लिखा है अगर वही चीज मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है NCR के अंदर, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये एक्सपेंशन लिखना है और इसको डिफरेंशिएट कर देना है एक बारी, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चे? तो ये चीज कितनी आ जाएगी? ये चीज आ जाएगी n इंटू x = 1 डालने पर 2 की पावर n - 1 ऐसा आ गया। अब मान लीजिए कोई 12th पास आउट अगर नहीं है तो क्या करेगा? देखिए अगर आप 12th पास आउट नहीं हो तो भी आप दिमाग लगा के इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो लिख सकते थे। कैसे लिखते? देखो बताता हूं। अगर आप 12th पास आउट नहीं हो ना तो भी आपको दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज इसका वैल्यू भी आप लोग जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाकर लिख सकते थे। कैसे लिखते हैं देखो जरा।
अगर मैं आपसे बोलूं एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू ये कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर ये होगा आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, ऐसा होगा सारे के सारे बच्चे? यस, किसी को कोई दिक्कत है ना? मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलो ठीक है, ये तो हो गया। भले ऐसे कर लो आप, आर इंटू एन सी आर का वैल्यू जो है वो एन माइनस आर प्लस वन इंटू इसके बराबर हो गया, ठीक है, वो अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला चीज भी इक्वल ही है, मेरे ख्याल से ये वाला चीज क्लियर हो ही जाएगा यार, है ना, कि आर इंटू एन सी आर का वैल्यू इससे रहने दो, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन इससे वाला रहने दो, अभी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये आसान ही है, ठीक है। क्या है तरीका, देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि वन प्लस एक्स की होल पावर एन जो है उसको हम लिखते हैं एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन सी एन एक्स की पावर एन, ऐसे ही लिखते हैं बेटे। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब डिफरेंशिएशन आपने अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, तो आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड में यहां पे तो इसका ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन एन सी वन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन टू इंटू एन सी टू इंटू एक्स, फिर यहां पे आएगा एन सी थ्री एक्स क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री इंटू एन सी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना बेटे? यही आएगा, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे एक्स इक्वल टू वन पुट कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा n इंटू टू की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस एन सी वन प्लस टू इंटू एन सी टू प्लस थ्री इंटू एन सी थ्री एंड सो ऑन टिल n इंटू एक्स की पावर या n इंटू एन सी एन, ये आ जाएगा, राइट है। और अपने को अगर आप यहां पे वैल्यू इवेल्युएट करने की कोशिश करोगे ना, तो देखो यही वाला एक्सप्रेशन चाहिए था, जीरो इंटू एन सी जीरो प्लस वन इंटू एन सी वन प्लस टू इंटू एन सी टू प्लस थ्री इंटू एन सी थ्री प्लस सॉरी प्लस एन इंटू एन सी थ्री प्लस फोर इंटू एन सी थ्री एंड सो ऑन, यही वैल्यू चाहिए। एन है ऊपर, सी के ऊपर हमेशा एन है, सॉरी, है ना। तो वन इंटू एन सी जीरो, सॉरी जीरो इंटू एन सी जीरो प्लस वन इंटू एन सी वन प्लस टू इंटू एन सी टू प्लस थ्री इंटू एन सी थ्री एंड सो ऑन, यही तो चाहिए देखो, बिकॉज जीरो इंटू एन सी जीरो तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपका पूरे का पूरा सॉल्यूशन हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज सारे के सारे बच्चों को। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता, अगर मान लीजिए कि मैं बोलता कि इस चीज को इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को थोड़ा बहुत, आप इंटीग्रेशन अगर करते तो वन प्लस एक्स की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ जाता, इधर तो इधर आ जाता एन सी जीरो एक्स, यहां आ जाता एन सी वन कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहां पे आ जाता एन सी टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री, यहां से आ जाता एन सी थ्री अपॉन एक्स की पावर एन सी थ्री इंटू एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, और फिर उसमें अगर x इक्वल टू वन डालते तो किसकी वैल्यू आएगी मुझे बताना जरा। मैं क्या बोल रहा हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं और फिर मैं x इक्वल टू वन डालूं तो किसकी वैल्यू आएगी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी दिमाग के अंदर बिठा लेना। समझ आ गई बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज देखते हैं। मुझे बोल रहा है कि भैया वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर की होल पावर 20 जो है वो इसके बराबर है, यानी कि कुछ कांस्टेंट है, फिर सम कांस्टेंट इनटू एक्स, फिर सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है, प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू एक्स क्यूब प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन अनदर कांस्टेंट इनटू एक्स की पावर 40 है। अब इन कांस्टेंट्स की वैल्यू तो अपन मेरे ख्याल से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये अपने से कुछ एक्सप्रेशंस यानी कि ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू टिल ए 40 का सम, या फिर ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री एंड सो ऑन इनका सम, इस तरीके की चीजें पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको यह चीज दी हुई है और आपको मैं बोलता हूं कि ए नॉट का वैल्यू निकालो, ए नॉट का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, कैसे निकालोगे? पुट, अगर मैंने बोला फाइंड ए नॉट तो क्या करोगे सोचो जरा। ए नॉट निकालने के लिए मैं बोलता हूं एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो बोथ साइड्स,
देखो जरा, जैसे ही आप x इक्वल टू 0 डालोगे ये एक्सप्रेशन ए नॉट ही बन जाएगा, हाँ या ना? और उधर कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 0 डालते ही ये आ जाएगा 1 की पावर 20, यानी ए नॉट का वैल्यू 1 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया एवरीवन? यस, ओके। ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ थिंकिंग, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार फर्स्ट का आंसर बताइए मुझे, फर्स्ट वाली चीज का आंसर बताइए, तो आप ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू टिल ए 40 कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर? जरा मुझे बताएंगे सारे के सारे बच्चे। इसको मैं स्टार बोल रहा हूं, ठीक है? ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू टिल ए 40 कैसे बनाएंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इन स्टार, हाँ या ना? तो ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू टिल ए 40 का सम बन जाएगा। तो इधर भी डालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 की पावर 20 आ जाएगा, हाँ या ना? देखो देखो देखो, जी सर, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। x इक्वल टू 1 डाला है बस, ठीक है। मैंने कहा सेकंड का आंसर बताओ कैसे बनाया जाए सेकंड वाला एक्सप्रेशन इन दिस स्टार इक्वेशन। ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री, मतलब प्लस माइनस ऐसा चल रहा है। तो बच्चे बोलेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन स्टार, हाँ या ना? अगर आप x इक्वल टू -1 डालते हो तो यहां पे बन जाएगा कितना? 2 की पावर 20, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री एंड सो ऑन टिल ए 40, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले साइंस आ जाएंगे, हाँ या ना? यस और नो बेटा? देखो, अच्छा थर्ड का आंसर बताओ कैसे निकाला जाएगा? अब थर्ड का आंसर कैसे निकाला जाएगा जरा सोच के बताओ मेरे को। ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव एंड सो ऑन, यानी ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव प्लस ए सेवन प्लस ए नाइन एंड सो ऑन टिल ए 39, कैसे निकाला जाए? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर लोगे मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो बहुत ही आसान है, दिमाग लगाने की कोशिश करो। लेकिन देखो 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 बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, है ना? यस, देखो जरा, ये मेरे पास जो दो क्वेश्चंस आए ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर स्टार बोलता हूं और इसको मैं अगर डबल स्टार बोलता हूं, तो स्टार माइनस डबल स्टार करते ही आपको नहीं लगता है कि आपका काम बन जाएगा? यहां पे आ जाएगा 4 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20, ए नॉट से ए नॉट उड़ गया, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव एंड सो ऑन टिल ए 39, यस और नो? और फिर ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव टिल ए 39 का सम आप इस 2 को नीचे भेज के निकाल सकते हो बेटा। दैट्स इट। चलिए एक और पूछूं, चलिए मुझे बताइएगा ए नॉट प्लस ए फोर, ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स, इसका सम किसके बराबर आएगा? ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स, इसका सम किसके बराबर आएगा? सोचो सोचो सोचो, नहीं तो पॉज करो वीडियो को और सोचो। सर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर आ जाएगा ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर आ जाएगा, हाँ या ना? सारे के सारे बच्चे देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो, क्लियर है जी सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की? मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे बेटा। मल्टीनोमियल थ्योरम, देखिए बाइनोमियल में हमने देखा था कि यार दो ही टर्म्स होने चाहिए, देयर आर ओनली टू टर्म्स इन द बेस। इन मल्टीनोमियल थ्योरम वी हैव मोर नंबर ऑफ टर्म्स इन द बेस। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये, या मान लीजिए मैंने बोला ये,
या मान लीजिए मैंने बोला ये, समझ में आ रही है बात? देखिए यहां पे 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल हो गया एक तरीके से, यहां पे 4 टर्म्स हैं तो ये बाय क्वाड्रेटिक एक तरीके से बोल सकते हो ना, मतलब 4 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, ठीक है, एट द बेस। तो ये बाइनोमियल्स नहीं है, इनको मैं सारे के सारों को मल्टीनोमियल कैटेगरी के अंदर डालूंगा। मल्टी मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर डील करेंगे हम इनके साथ। समझ में आ रही है बात? पहली बात तो ये। चलिए तो देखते हैं भैया सबसे पहले मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि x1 प्लस वाई, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xr, तो यहां पे r टर्म्स आर रिटन एट द बेस। जैसे मैं बता रहा था पहली बार x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, तो x के x1 x के जगह पे लिखा हुआ है, x2 y के जगह पे लिखा हुआ है, x3 जो है वो z के जगह पे लिखा हुआ है, x4 जो है वो t के जगह पे लिखा हुआ है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। r टर्म्स आर रिटन एट द बेस, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट 1 कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे इन अ मल्टीनोमियल थ्योरम, जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये n जो है वो पावर में जाएगा, ठीक है, ये जो n है वो पावर में जाएगा। तो ये क्या है बेटा जरा नोटिस करना। मैं आपसे कहता हूं नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए अभी फॉर द टाइम बिंग। इसका प्रूफ हम कहां करेंगे? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर, बैगर्स मेथड के अंदर। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर एक मेथड आएगा, बैगर्स मेथड, राइट। जिन जिन लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ लिया है मैं उनको बता देता हूं, है ना। यस, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पानीपुरी वाला डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तब बैगर्स मेथड यूज किया जाता है ना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लोगों में करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैगर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी n आइडेंटिकल चीजें और r लोगों में अगर बांटनी है, सच दैट कि एनी गाय कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो हम बैगर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला कंफर्म भी करवा देता हूं कि बाइनोमियल के अंदर r का वैल्यू वॉज 2, r यानी नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। देखिए एट द बेस, क्योंकि वो क्या था, x1 प्लस x2 की होल पावर n, ये हो गया बाइनोमियल। तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 आते थे, याद है? तो अगर आप इसी फॉर्मूला के अंदर देखो n प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1, तो ये कितना आता है? n प्लस 1 c1, और n प्लस 1 c1 का वैल्यू ही n प्लस 1 होता है। देखिए वेरीफाई हो गया ये फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ टर्म्स का। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे देखना जरा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, यानी ये हो जाएंगे n प्लस 2 सी 2, इतने टर्म्स, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना आता है आपको। तो r क्या है बेसिकली, ऑब्जर्व करिए, ये 1 2 3, r का वैल्यू 3 है। कितने टर्म्स हैं यहां पर बेस में, वो r का वैल्यू है इस फॉर्मूला के अंदर। पहली बात तो क्लियर है सारे के सारे बच्चों को, और ये फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए दूसरी बात, अगर मुझे ये चीज लिखनी है तो देखिएगा जरा, रिकॉल करिएगा बाइनोमियल के अंदर, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अगर मैं कुछ भी टर्म लिखूंगा तो x1 की भी कुछ ना कुछ पावर आएगी और x2 की भी कुछ ना कुछ पावर आएगी, याद है आप लोगों को। और x1 की पावर और x2 की पावर का टर्म का समेशन हर एक टर्म के अंदर किसके बराबर आया था? n के बराबर आया था। x1 की भी कुछ ना कुछ पावर आएगी, x2 की भी कुछ ना कुछ पावर आएगी हर एक टर्म के अंदर। तो हर एक टर्म के अंदर x1 और x2 की पावर्स का सम कितना आया था? n आया था। वही चीज मल्टीनोमियल में भी होती है कि अगर मेरे पास x1 x2 x3 xr ऐसे हैं, तो मान लीजिए x1 की पावर k1 आ रही है, x2 की पावर k2 आ रही है, x3 की पावर k3 आ रही है, xr की पावर kr आ रही है, तो इन सभी पावर्स का जो सम है, इन सभी पावर्स का जो सम है वो किसके बराबर आएगा? n के बराबर ही आएगा, जस्ट लाइक बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं? बाइनोमियल में x1 की पावर और x2 की पावर हर एक टर्म के अंदर जो समेशन आता था वो n के बराबर आता था। यहां पे x1 x2 x3 x4 ऐसे xr तक है, तो इन सभी की पावर्स का सम जो है वो n के बराबर ही आएगा हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और कंपैरिजन करते हैं अपन बाइनोमियल के अंदर। तो जरा समझिएगा, x प्लस वाई की होल पावर n जो था उसको मैंने कैसे लिखा था? सिग्मा n सी आर, x की पावर n माइनस आर, y की पावर r, हाँ या ना, ऐसे लिखा था।
अच्छा, इस एनसीआर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? एनसीआर को मैं लिख सकता हूं एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करिएगा, सारे के सारे बच्चे एक चीज नोटिस करिएगा। क्या चीज नोटिस करिएगा? देखिएगा, जो यहां पर x की पावर लिखी हुई है उसी का फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है, और जो यहां पर y की पावर लिखी हुई है उसी का फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है। देखिए जरा, और ऊपर क्या है? जो भी n है उसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो यही काम आपका मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर भी होता है। तो समझिएगा जरा, अगर मुझे ये चीज लिखनी है ना, ये वाली चीज, तो इसी चीज को मैं सिग्मा की फॉर्म में अगर मल्टीनोमियल में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, एक तो सिग्मा लगा दिया, ऊपर n फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए यहां पर x1 की पावर k1 आ रही है, x2 की पावर लेट से k2 आ रही है, x3 की पावर लेट से k3 आ रही है, एंड सो ऑन चल रहा है। तो xr की पावर लेट से kr आ रही है। तो जो भी पावर्स ऑफ x1 x2 x3 आ रही है ना, उसी के फैक्टोरियल्स में नीचे लिख रहा हूं, k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल kr फैक्टोरियल। दैट्स इट। बस मैं ये बोल रहा हूं आपसे। समझ में आई बात आप लोगों को? क्या बात बोलना चाह रहा हूं मैं यहां से आप लोगों को? यस एवरीवन, फील इट, फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, कि ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn का होल पावर xr का होल पावर n है, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन जो भी x अलग अलग x के पावर्स हैं वो सारे फैक्टोरियल और फिर x के पावर्स, जैसा कि मैं बाइनोमियल में भी करता था। जो भी x और y के पावर्स होते थे उन्हीं का फैक्टोरियल नीचे लिखा होता था, देखो जरा, और ऊपर n फैक्टोरियल हमेशा। तो यहां पे भी ऊपर n फैक्टोरियल हमेशा। x1 का पावर k1 आ गया, लेट से x2 का पावर k2 है, x3 का पावर k3 है, x4 का पावर k4 है, xr का पावर kr है। तो उन्हीं पावर्स के फैक्टोरियल्स नीचे लिखे हुए हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मल्टीनोमियल थ्योरम इतनी आसान है, लेकिन बच्चों को खामखा ये ट्रबल करती रहती है। समझ में आ रही है बात? यस, ओके। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को यहां पर एक अलग पॉइंट करके लिख दे रहा हूं। मेरे हिसाब से ये चीज अब आप लोगों को क्लियर हो गई है। अगर आपने कोरिलेट कर लिया है तो फिर मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है? यप। तो देखिएगा जरा, जिस तरीके से x प्लस वाई की होल पावर n जो होती है वो सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लिखी होती है, जहां पे ये हो गया x की पावर n माइनस r और y का पावर हो गया r, ठीक है? तो ऑन द सेम पैटर्न, अच्छा यहां पर भी क्या होता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a बोल दूं और इसको थोड़ी देर के लिए b बोल दूं, तो इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि सिग्मा n फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल x की पावर a y की पावर b, और यहां पर हियर a प्लस b इज इक्वल टू n के बराबर है। हाँ या ना? फील करेंगे सारे के सारे बच्चे? देखो जरा, तो ऑन द सेम पैटर्न अगर मैं ये मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा n फैक्टोरियल, मान लीजिए कि x1 का पावर जो है वो k1 है, x2 का पावर जो है वो k2 है, x3 का पावर k3 है, एंड सो ऑन xr का पावर जो है वो kr है। तो इन्हीं पावर्स के फैक्टोरियल्स मुझे नीचे लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे बेटे? तो मैंने कहा हाँ यार, k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल kr फैक्टोरियल। और यहां पर अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो यहां पर एक बात जो ऑब्जर्व करने की है, हियर k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस kr का सम किसके बराबर है? n के बराबर है। समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को? देख लो जरा, फील कर लो, जो बाइनोमियल में हो रहा है वही का वही ट्राइनोमियल में भी होती है ये चीज। समझ में आ गई ना बात सारे के सारे बच्चों को? यप। चलो, तो जरा समझो कि अगर मुझे कभी भी यहां पे मैं बोलता आपसे कि x की पावर a और y की पावर b का कोएफिशिएंट चाहिए, तो आप यही वाला कोएफिशिएंट बोलते ना, x की पावर a का और y की पावर b का कोएफिशिएंट, तो यही हो जाता ये वाला टर्म, केवल n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं x की पावर k1, x2 की पावर k2, x3 की पावर k3 और xr की पावर kr, इसका कोएफिशिएंट चाहिए, तो आप ये वाला टर्म ही बोल दोगे, n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल टिल kr फैक्टोरियल। यही बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? सोचो जरा।
तो यही प्रॉपर्टी बोली गई है यहां पर, देखिए जरा, द कोइफिशिएंट ऑफ x1 की पावर k1 इंटू x2 की पावर k2 इंटू x3 की पावर k3 टिल xr की पावर kr इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन दिस। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का तो देखना यार बेटे जरा, क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? देख लो भैया, मैंने कहा ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि यार इसका a की पावर 3, b की पावर 2, c की पावर 1, तो देखिए a की पावर का सम, b की पावर का सम, c की पावर का सम कितना है? 6 है, और यहां पे तीन ही टर्म्स हैं तो n के बराबर है, तो वो कैसे आएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन इस पावर का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? देख लो देख लो देख लो देख लो, क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? अच्छा, अगर मैं यहां पर आप लोगों से ऐसा बोलता कि a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 1 का कोएफिशिएंट बताओ इसी प्रॉब्लम के अंदर, तो आप बोलते कि सर k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 टिल kr का सम तो n के बराबर होना चाहिए हमेशा। जैसे वहां पे x की पावर का सम और y की पावर का सम n के बराबर था, क्योंकि दो ही टर्म्स थे x और y। तो यहां पर x1 x2 x3 टिल xr इतने हैं, तो उन सभी की पावर्स का सम भी n के बराबर होना चाहिए। तो अगर यही मैं बोलता कि इस एक्सप्रेशन की जगह ये है, तो a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 1, तो पावर्स का सम अगर करोगे तो 8 आ रहा है, जबकि n का वैल्यू तो 6 आ रहा है। तो ऐसा कोई टर्म कभी भी इस एक्सपेंशन के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि a b c की पावर्स का सम जो है वो 8 है और n का वैल्यू 6 है। तो इसका कोएफिशिएंट अगर मैं पूछता तो सीधे बोल देते 0। क्यों? क्योंकि यहां पे a b c की पावर्स का जो सम है वो n के बराबर है ही नहीं। और जबकि मैंने यहां पे देखा था k1 प्लस k2 प्लस k3, हियर ये देखिए k1 प्लस k2 प्लस k3 टिल kr का सम n के बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, राइट? तो चलिए पहले यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं। तो पहली बात तो 1 2 3, r का वैल्यू कितना हो गया? 3, और n का वैल्यू है 10, तो बाइनोमियल मल्टीनोमियल है ये, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। देखिए इसको याद करने का भी एक ट्रिक और बताता हूं, जो यहां पे लिखा हुआ है वही का वही यहां लिखा हुआ है, ऊपर बस n एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया 10 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, इतने सारे टर्म्स यानी 12c2 नंबर ऑफ टर्म्स। और 12c2 का वैल्यू निकालना आता है आपको, ये हो जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 66। यस, तो 66 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इस एक्सपेंशन के अंदर। आई होप यू गाइज कैन इजीली विजुअलाइज दिस। अच्छा, जो भी 2x की पावर y 3y की पावर और 4z की पावर आएगी उसका सम हमेशा 10 के बराबर होगा, राइट? चलिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आई थिंक वी गाइज आर क्लियर विद दिस। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x y z t। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1 इंटू जेड की पावर 1 इंटू टी की पावर 1, ये कितना आ जाएगा? सोचो जरा। सर इन पावर्स का सम जो है वो n के बराबर है, तो 4 फैक्टोरियल और फिर इनका फैक्टोरियल लिख दो बस इंडिविजुअली, यही आएगा। देख लो देख लो देख लो सारे के सारे बच्चे, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, जो भी पावर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है? चलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बता दीजिए ऑन द सेम पैटर्न। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 0 और टी की पावर 0, ऐसा ही है क्या? इन सभी पावर्स का सम भी 4 आ रहा है? यस सर, n के बराबर आ ही रहा है। तो 4 फैक्टोरियल, यहां पे आ गया 2 फैक्टोरियल, यहां पे आ गया 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, ये आ गया था 24, ये आ जाएगा 24 अपॉन 4, तो 6। समझ में आ रही है बात? अगर मैं आपसे बोलता कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर टी, तो यहां पर आंसर 0 आ जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप x की पावर y की पावर z की पावर और t की पावर का सम देखोगे ना, तो वो n के बराबर नहीं है, जो कि होना चाहिए था, इसीलिए आंसर 0 है। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आई थिंक वी आर रनिंग सम आउट ऑफ टाइम, दो आई वांटेड टू कवर दिस टॉपिक टुडे इटसेल्फ ओनली, बट आई थिंक वी विल कवर दिस पर्टिकुलर थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास के लिए ड्यू रखते हैं, बिकॉज द टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड नाउ।
है ना। तो पहले तो मुझे ये बताओ यार, आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? पहले तो मुझे ये बताओ, आया समझ में? यस। तो अगली क्लास के अंदर मैं आपको जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा अलॉन्ग विद द रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा अलॉन्ग द रिमेनिंग टॉपिक। तो आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ जरूर लीजिएगा यार, और आप लोगों को समझ में आएगा कि भैया मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं, है ना। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं यार, उन्हें तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है वो चैप्टर का फ्लो मेरे साथ कंप्लीट करते रहें। बाकी भैया मैं आपका काम संभाल लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। चलिए, तो आज का सेशन बेटा अपन यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।